आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। जरा मौसम तो बदला है मगर पेड़ों की शाखों पर नए पत्तों के आने में अभी कुछ दिन लगेंगे। बहुत से जर्द चेहरों पर गुबारे गम है कम बेशक, पर उनको मुस्कुराने में अभी कुछ दिन लगेंगे। नमस्ते, जावेद अख्तर ने ये लिखा है और यहाँ दिल्ली में जहाँ बैठकर हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, मॉनसून आने को है और इसी वक्त इसी समय देश में कोरोना की महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप अब धीरे धीरे कम हो रहा है। अभी भी खतरनाक स्तर पर है, अभी भी सावधानियां लेनी चाहिए, लेकिन पहले के मुकाबले हालात बेहतर हैं। तो अभी भी अपना आप ख्याल रखिए, पर हालात बेहतर होने में भी कुछ दिन लगेंगे। आज तक रेडियो आप सुनते रहिए और तीन ताल आप सुनते ही हैं। शनिवार आ गया और आज तीन ताल का 35वां एपिसोड है। कमलेश ताऊ, पाणिनी बाबा और मेरे यानी कुलदीप सरदार के साथ शुरू किया जाए आज का तीन ताल। नया हफ्ता, नया बवाल। जय हो, जय हो, जय हो। तो बाबा और ताऊ, मैं आज का एजेंडा बताऊं उससे पहले एक छोटी सी बात, चूंकि वहीं से बात शुरू हो गई, मॉनसून और कोविड के बदले हुए दृश्यों पर चाहता हूं कि हो जाए एक एक कमेंट संक्षेप में। बाबा, ये जो मौसम बदला है, मतलब वो कोविड के घटते केसेस के संबंध में भी और दिल्ली में बादलों के आगमन के संबंध में भी, अभी आप मान के चल रहे हैं कि राहत आने वाली है या अभी दिन बहुरने में कुछ और दिन लगेंगे? नहीं, राहत आने वाली का मामला नहीं है। बस ये है कि उम्मीद इंसान तुरंत देखने लगता है जैसे ही चीजें कम होना शुरू हुई हैं। दोनों तरह से लोग परेशान थे, गर्मी बहुत ज्यादा और कोविड बहुत ज्यादा। तो कोविड के मामले कुछ कम हुए और कहीं कहीं पे घटाटोप आया देखने को, और छींटें पड़ी, फुहारें चली, बारिश हुई, तो उससे कुछ राहत हो गई। लेकिन ये बहुत ही नॉर्थ इंडियन इंटरप्रिटेशन है बारिश को लेकर के। मुंबई वालों से पूछिए, कातर रुदन सुनाई दे रहा है, घरों में पानी भर गया है, रास्ते बंद हैं। जो कोविड से निकल करके कि मामले अब कम हुए हैं 2-3 महीना बाद में, क्योंकि मुंबई की पीड़ा अगर आपको ध्यान हो तो फरवरी से ही मुंबई में शुरू हो गए थे कोविड के केसेस बहुतायत होना, और वो अब जब जून में थोड़ा सा बाहर निकलने लायक हुए तो आसमान से गिरे और खजूर मैटके वाली स्थिति में वो आ गए। तो राहत किसी से नहीं है। जो बारिश को वेलकम कर रहे हैं वो नहीं जानते हैं कि वो प्याज और कोड़े वाली पनिशमेंट में फंसे हुए हैं, है ना। कि वो जो बीजी की कहानी है कि एक आदमी ने कहा राजा से कि राजा ने दिया 100 कोड़े का पनिशमेंट, सजा दी उनको, तो उन्होंने कहा कि महाराज कोड़े पड़ने शुरू हुए तो 20-25 कोड़े खाने के बाद उनको लगा कि अब बचेंगे नहीं, तो उन्होंने कहा कि महाराज कुछ और सजा दे दो, इसमें तो जान ही निकल जाएगी, इससे तो आप फांसी ही टांग देते। उनका ठीक है 100 प्याज खाओ। उनका हाँ ये सुविधाजनक है। वो चक्कर में फंस गए। हाँ, वो फिर वो प्याज खाने लगे और 10वां 12वां प्याज खाते खाते शरीर में जितने छिद्र थे सब जगह से पानी आने लगा। तो उन्होंने कहा कोला ही ठीक था, ये प्याज अपने से होगा नहीं, है ना। ये करते करते वो सब खाते रहे। तो हम लोग भी कोरोना से निकल के बारिश की तरफ जो प्याज वाली उम्मीद से देख रहे हैं, रोना तो इसमें भी है। राहत किसी से नहीं है, राहत बस राहत किसी से नहीं, हाँ केवल नुसरत से है। अच्छा ताऊ, ये बारिश ना दो तरह की होती हैं। एक तो जो अपने समय से आए और जिसका आना चौंकाए नहीं, और दूसरी आती है बेमौसम, मतलब अचानक वाली। आपको पसंद है क्या? इसमें कोई आपकी चॉइस है अगर दी जाए? वैसे मौसम कोई रोक नहीं सकता, लेकिन फिर भी आपकी कोई पसंद है इसमें? देखो, बरसात के दिन की इच्छा सबकी होती है, पर बरसात के दिन जब आते हैं तो बहुत रुलाते भी हैं बहुत सारे जगहों पे, खास करके हमारे शहरों में, छोटे शहरों में तो उससे भी ज्यादा, क्योंकि वहां प्लानिंग से शहर नहीं बसा होता है। जहां तहां घर बने होते हैं, नालियों की व्यवस्था नहीं होती और सड़क वहां पे नदी बन जाती है। तो वो जो बारिश का मौसम होता है वो तो भाई सबकी इच्छा होती है कि आए, फिर आने के बाद वो रोने लगते हैं। बेमौसम बरसात का ही मजा है, जब आपने सोचा नहीं था बिल्कुल तब फुहारे पड़ जाएं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। किसानों को उससे बड़ा नुकसान होता है। किसानों को बेमौसम से बड़ी तकलीफ होती है कि यार अभी तो मैंने बाहर रखा हुआ था गेहूं और भीग गया। तो ये लोकतंत्र है, नेचर से भी सब खुश नहीं होते। बिल्कुल। और साहित्य देखिए आप, तो वृष्टि का जो पूरा इतिहास और वर्णन है उसमें संयोग और विरह दोनों हैं। तो सावन के गीत हैं, फुहारों के गीत हैं, है ना।
ब्रीडिंग टाइम शुरू हो जाता है, पशु पक्षी मछलियां सभी, लेकिन उसमें ही कितने सारे बिरह के गीत हैं, है ना, कि आग लगे उस सावन में, इस तरह के गीत भी हैं, गजलें भी हैं, कव्वालियां भी हैं। और देखिए तो टिप टिप बरसा पानी एक क्लासिकल गाना है जिसने रवीना टंडन को अमर कर दिया। हाँ, और वो पानी ने आग लगाई। वो बस शीर्ष पर पहुंच गया है। हाँ, हमारे युग में तो खैर वो शीर्ष पर ही था। वो एक बिल्कुल। नया मॉडर्न क्लासिक मानता मैं उसको। और शाहरुख खान ने बहुत कोशिश की कि उसको काउंटर कर ले जाएं चक धूम धूम से, लेकिन वो हो नहीं पाया। वो भी सुना होगा आपने, जौने शहरिया में पिया मोरे नौकर, पनिया बरसे टिकट गल जाए रे, ना ना ना, रेलिया अ, बैरन। ना ना, जौने केसनवा से टिकस पिया लई हैं, अच्छा, वो बरसे मैंने दो पानी, मिक्स कर दिए। हाँ, बरसे पानी टिकस गल जाए रे, और हाँ, जौने सहरवा का पिया मुरे जई हैं, हम्म, गिर जाए बिजुरी शहर बर जाए रे। ओ रेलिया बैरन पिया का पिया नी को लिए जाए। क्या, रेल को उसने अपना दुश्मन हाँ। बना लिया। ठीक है, तो आज के एजेंडा को मैं बता देता हूँ संक्षेप में। तो पहले तो कुछ विषयों पर छोटी छोटी बात करनी है, 5-5 अब जैसे 7-7 मिनट परसों की की। मैं बात बताऊं, परसों की हम्म, एक बात बता देता हूं, आप आइए हम्म, विषय पे। लेकिन परसों परसों भयंकर गर्मी थी दिल्ली में, हम्म, और रात में क्लब हाउस में उर्दू अदब के ऊपर एक बहुत ही सीरियस डिस्कशन चल रहा था। और डिस्कशन क्या था, मतलब लोग फैज फराज और मजाज इन सबको पढ़ रहे थे, हम्म, और नुक्ते तलफ्फुज इन सब के ऊपर बातें हो रही थी, बड़ी बहुत ही अकादमिया टाइप का वो क्लब हाउस था। और उसमें मैं गया, और रस भोर होते होते तब तक अचानक से गुलम गुलम की आवाजें आनी शुरू हुई, और बाहर निकल के देखा तो घर के बाहर जो अमलतास में नए पत्ते आए हैं और केले का एक गाछ उसके साथ में है, ये चमक रहे थे भीग करके, और जमीन भीग चुकी थी। तो ये जो ताऊ ने कहा ना कि अचानक बारिश में जो मजा है, ये वाकई अलौकिक है। कई लोगों का मन कर आता है कि वो थोड़े से मटमैले पानी को अपने गिलास में निकालें और किसी किसी अच्छे संगीत के साथ उसका स्वागत करें। तो ऐसा बारहा होता है। लेकिन ये भी मैं परसों की बता रहा हूँ कि वो अचानक बारिश जो है ना, बेमौसम बरसात, उसकी एक छवि। लेकिन अचानक वैसे अचानक से याद आया, जब आप यहाँ से जयपुर जाएंगे तो एक अचानक सा होटल आता है ना, उसका नाम ही है अचानक। अचानक। क्योंकि वह दूर से नहीं दिखता कि वहां पे कोई ढाबा या कुछ है, लेकिन आप सडनली रियलाइज करेंगे कि कहीं आप पार ना हो जाए उसको, उसमें लिखा हुआ है अचानक। वहां तेजी से गाड़ियां ब्रेक लगाती होंगी, निशान पड़ गए। वैसे गर्मी क्लब हाउस पे अभी दिग्विजय सिंह ने भी बढ़ाई हुई है, उनका बयान बड़ा हवा में तैर रहा है। आपने जिक्र किया तो याद आया कि पाकिस्तानी पत्रकारों से वो बात कर रहे थे, और कथित तौर पे उन्होंने ये कहा कि हम आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर में रिवोक करने पर पुनर्विचार करेंगे। इस पे भी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। ये क्लब हाउस और ट्विटर स्पेसेस जैसे जो ऑडियो स्पेस है, हम लोग खुद ट्विटर स्पेस पे बुधवार पे बात करते हैं, हर वेंसडे को बेबाक बुधवार चर्चा करते हैं। पर इससे पहले प्रशांत किशोर का भी एक ऑडियो यहीं से निकला था, और उसके भी बड़ी व्याख्याएं की गई। ये राजनीतिक व्यक्तियों के लिए या राजनीतिक चर्चाओं के लिए कितना सेफ है ये स्पेस? हाँ, ताऊ बताएंगे। इसमें एक सेफ का मामला नहीं है। देखिए, लोग थोड़े ज्यादा फ्रैंक हो लेते हैं। उनको ये लगता है कि मैं टीवी चैनल के किसी पैनल पे नहीं बैठा हूं, है ना, तो वो थोड़ा ज्यादा फ्रैंक हो लेते हैं। और उसकी कहा जाता था इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती, है ना, उसकी रिकॉर्डिंग क्लब हाउस की या ट्विटर स्पेसेस की रिकॉर्डिंग नहीं होती, पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो होती है ना किसी भी फोन में। आप उसको यूज कर ले या दूसरे फोन से उसको रिकॉर्ड कर ले, इस पे तो कोई रोक नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है कि ये बड़े एंगल देते हैं। सोशल मीडिया के धुरंधरों की जो है ना, ये जो धनुर्धर है हमारे, वो जानते हैं कि कौन से एंगल पे तीर लगाना है। वो आंख ढूंढ लेते हैं मछली की पूंछ में भी। तो ये सब लोग हैं कि अब देखिए एंगल इसमें क्या लगाया, पाकिस्तानी पत्रकारों से बात करते हुए ऐसा कहा। ऐसा होता नहीं है। आप क्लब हाउस में या ट्विटर के स्पेस में किसी को भी अंदर जाने की अनुमति होती है, तो आप वहां खड़े हो सकते हैं, सुन सकते हैं। अब कभी कभी होता है कि उन्होंने ऐसी बात की, आपने आपत्ति क्यों नहीं जताई, आप तो वहां दिख रहे हैं। अरे हर आदमी नहीं बोल पाता उसमें, है ना, हर जिसके पास माइक होती है वही बोल पाता है। तो कभी कभी आप ये पाएंगे कि भयंकर आपत्तिजनक बातें कही जा रही हैं, और आप वहां पर
उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं कर सकते, आप किसी को रोक नहीं सकते, आपकी इच्छा हो तो भी। अब रह गई बात कि दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तानी पत्रकारों के सामने कहा, तो पाकिस्तानी पत्रकारों को रोका किसने आने में? आप दुनिया के किसी भी स्पेस या किसी भी क्लब हाउस में यूं ही झटके से घुस सकते हैं, लोग क्या बातें कर रहे हैं सुन सकते हैं, चुपचाप जा भी सकते हैं या बोलने की परमिशन मांग सकते हैं। तो अभी पिछले दिनों में क्लब हाउस को लेकर के बहुत मचा हुआ है। एक क्लब हाउस के रूम में किसी व्यक्ति ने कह दिया कि उन्हें संघी महिलाओं से बलात्कार करने में बड़ा मजा आएगा, है ना। तो उसको लेकर विवाद छिड़ गया कि उसमें जो बाकी लोग थे उन्होंने आपत्ति जताई कि नहीं। अब उसमें से कुछ लोग हंस भी रहे थे, कुछ लोग और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि आवाज नहीं उठा सकते थे क्योंकि उनके पास माइक ही नहीं थी, तो उनकी आवाज आप सुनेंगे कैसे। ऐसा ही अब प्रशांत किशोर के साथ हुआ था। बहुत सारे पत्रकारों का ही क्लब हाउस था वो, उसमें मतलब ज्यादातर पत्रकार लोग थे। उनसे बात करते हुए उन्होंने कह दिया कि ममता के खिलाफ भयंकर एंटी इनकम्बेंसी है ना। तो उसको उसके अलग मायने निकाले जाने लगे। अब ये है कि सेफ्टी के लिए क्या करें, ये सब पब्लिक स्क्वायर है, तो चौक पे जाना छोड़ देंगे ये तो संभव नहीं है ना। चौक पे जाके दो लोगों के विवाद में आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, आपकी जिम्मेदारी है। आप क्या बोलते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है, चाहे वो आप घर में बोलें, क्लब हाउस में बोलें, ट्विटर पर बोलें, ट्विटर के स्पेसेस में बोलें। भाई साहब, यहाँ यात्री अपने सामान की जैसे सुरक्षा करते हैं, उससे वैसे ही अपने बयान की जिम्मेदारी, सामान की जिम्मेदारी आपकी है तो बयान की भी जिम्मेदारी आपकी बनती है। अब दिग्विजय सिंह आज भोगेंगे, कल कोई और भोगेगा, तो जो बोले संभल कर बोले। वीर भोग गया वसुंधरा। नहीं, हमको तो इसमें बड़ा कॉन्स्पिरेसी भी लगती है कि क्या कमाल के संयोग हैं कि क्लब हाउस जो है ये पहले आया और iOS का है, एप्पल वालों का, एक लिमिटेड जगह पे था और कुछ धनी ज्ञानी लोग वहां पे आपस में बातचीत करते थे कमरा बना करके। अच्छा है क्या कि भारत बुनियादी रूप से एक बदखोर बतौलाबाज देश है और लोग लॉकडाउन में मिल नहीं पा रहे हैं, तो हर गगरी जो है वो भरी हुई है ना, चाहे कंकड़ों से भर के पानी ऊपर आ गया हो, चाहे वस्तुतः पानी उतना हो, लेकिन छलकने को सब आतुर है। तो अब ये सुनाना चाहता हूँ। हाँ तो अभी तो मतलब कमाल है कि आप देखिए कि भारतेंदु के निबंध पे कि भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इसके ऊपर चर्चा हो रहा हो और आके कोई बीच में स्पीकर बन के आ जाता है रिक्वेस्ट करके और कहता है कि भाई साहब ये इश्क पे मेरी एक गजल है, इसकी आप चार बंद इसके सुन दीजिए। तो इस किस्म से भी मतलब छह जो लोग हैं वो पहुंच जा रहे हैं, क्योंकि लोग कहने की बीमारी से ग्रस्त हैं, बात करने की बीमारी से ग्रस्त हैं। बाबा ने जब इसको बीमारी का नाम दिया है, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा यहाँ पे, बहुत सटीक उदाहरण है, पिछले हफ्ते ही हुआ है कि जैसे लोगों को पता चल जाता है ना कि इस गधे को अगर घाट तक ले जाओ तो ये पानी पी लेगा, ऐसी संभावना दिखने लगती है। तो उत्तर प्रदेश में महिला आयोग में एक महिला है, उनका नाम है मीना कुमारी। अब मीना कुमारी के साथ बड़ी दर्दनाक घटना हो गई, जो पिछली मीना कुमारी जिससे जानी जाती थी, है ना। मीना कुमारी बैठ गई पत्रकारों के सामने, पत्रकार थे बड़े घाघ, उन्होंने देख लिया ये घरेलू टाइप की है, इसको अगर घाट तक ले जाए तो काम हो जाएगा हमारा आज का। तो उन्होंने धीरे धीरे उन्होंने कहना शुरू किया कि लड़कियों के साथ जो है अत्याचार कर रहा है। तो वो बोलती रहेगी, देखिए उसमें बहुत चीजें हैं, माता पिता को नियंत्रण करना चाहिए, वो किससे बात कर रही है नहीं कर रही है। तो इन्होंने सूंघ लिया, इनके खून लग गई वहीं पे। उन्होंने धीरे 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 आखिर में एक पत्रकार ने बोला, तो क्या लड़कियों को मोबाइल फोन नहीं देना चाहिए, है ना। बस तब तक वो पक चुकी थी, पूरी तरह से आम पक चुका था, टपक गया। तो उन्होंने कहा नहीं देना चाहिए, अब देना चाहिए तो फिर उस पर नियंत्रण करना चाहिए। पहले उन्होंने ये सब बातें नहीं की थी, पहले सिर्फ यही बातें कर रही थी कि माता पिता को यह अवगत होना चाहिए कि वो किससे बात करती है बहुत देर तक, कहाँ जाती है, क्या करती है, जो अभी सभी अभिभावक बोलेंगे, खास करके उस बैकग्राउंड के जिससे कि मीना कुमारी आती है। लेकिन पत्रकारों ने लास्ट में, बहुत अंत में एक ने ठोका, अपने मुंह से बात कही जो कि उनके दिल में थी या नहीं थी, पर उस समय उन्होंने सोचा कि माहौल बहुत बढ़िया बन गया है, घाट तक आ ही गए हैं और बहुत सब कुछ हरा हरा दिख रहा था, उन्होंने ले लिया। और उसके बाद हाँ, फ्लाइंग एरो, उड़ता तीर। और जो फिर 2 दिन तक उन पर न्यूज चलती रही कि देखिए कैसी दकियानूसी महिला है जो उत्तर प्रदेश के महिला आयोग की विमेन कमीशन में मेंबर हैं। अब क्या बोले देश में। तो मैंने सुना, मुझे भी आश्चर्य लगा, फिर मुझे लगा कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, क्योंकि पहला जो मैंने क्लिप देखा था उसमें ऐसा नहीं था।
फिर मैंने एक लंबा क्लिप मैंने सहयोगी ने आज तक में से भेजा, तो मैंने सुना और फिर मुझे इतना अच्छा लगा देखकर कि अभी भी लोगों में बोलने की ऐसी बीमारी है माइक होने के सामने कि पत्रकार उनको कहीं भी ले जा सकता है और कुछ भी बुलवा सकता है। बिल्कुल, बहुत खतरनाक। अरे कल तो एक स्पेसेस में हम लगभग ट्रोल हो गए कि आप बोल क्यों नहीं रहे हैं, और वो कई बार बार रिक्वेस्ट हमको और ताऊ को दोनों को भेजते रहे कि आप जिसने बाबा को ट्रोल कर दिया कि आप बोल क्यों नहीं रहे, वो तो अंततः मैं वहां से भाग गया। मैं उस स्पेस में गया और मैंने देखा कि मुझे जो है, और मैंने ऐसा इग्नोर किया क्योंकि मैं जानता था कि मामला ऐसा है, इसमें से थोड़ा सा कुछ बोल दूंगा तो मुझे या तो दलित विरोधी बता दिया जाएगा, या सवर्ण विरोधी बता दिया जाएगा, या सामाजिक न्याय के खिलाफ बता दिया जाएगा, या फिर सांप्रदायिक कुछ पता नहीं है आप क्या बोलेंगे, उसके क्या मतलब निकलेंगे। तो मुझे लगा कि नहीं, ये सब्जेक्ट ही सेफ नहीं है जिसमें मुझे, इस कीचड़ में मुझे कदम नहीं रखना है। जो लोग इसमें खेल रहे हैं उनको मुबारक, दूर से देखता रहा। आमंत्रण बहुत मिला कि आ जाओ। हाँ, अरे बार अरे कमर तक है, बहुत ठंडा, मजा आ जाएगा, लेकिन हमने कहा ना, हम ना जाइए बाबा, न गंगा दत्तम पुनरेति कूपम। और मैं जो बता रहा था ताऊ कि ये बहुत अजीब सा है कि केवल iOS पे था, और iOS इस्तेमाल करने वाले लोग 2 से 5% होंगे टोटल मोबाइल कंज्यूम करने वालों में। तो कैसे पहले तो प्रचार मिला देश भर में क्लब हाउस को प्रशांत किशोर की क्लिप आने से। हाँ। और वो क्लब हाउस की जो मार्केटिंग वहां पे हुई, उसके ठीक बाद में शुरू हुआ सिलसिला iOS से इसको एंड्रॉइड पे लाने का। अब ये एंड्रॉइड पे भी उपलब्ध है और एक बड़ी बिरादरी उस पे आ गई है, और जैसे जैसे विवादित होता जा रहा है वैसे वैसे पॉपुलर होता जा रहा है। तो स्पेसेस से ज्यादा गतिविधियां जो है वो अभी क्लब हाउस में दिखने लगी है, बहुत सारे रूम्स और बहुत सारी चीजें वहां पे मिलने लगी। तो ये हो रहा है, और लोग ये समझ रहे हैं कि वो दरअसल अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, तो वो खुल करके अपनी बातें कह रहे हैं। और वही जो ताऊ कह रहे हैं ना कि अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, वो हो नहीं पा रहे क्योंकि लोगों को लग रहा है कि ऑफलाइन है, लेकिन ये ऑफलाइन है नहीं। तो यही है। तो मुझे लग रहा है कि क्लब हाउस वाले मामले में या स्पेसेस वाले मामले में ये रोचक जगह हैं। रोचक इसलिए है क्योंकि ये देश ही भावनाओं में बहने वाला, यहाँ पे गंगा में जितना पानी है उतना ही पानी लोगों के हृदय में होता है। यहाँ पे ऐसे कवियों को श्रेष्ठ माना गया है जिन्होंने कहा है कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसको स्वदेश से प्यार नहीं। तो इस तरह की बहुत सारी कथा सरित सागर है अपने यहाँ। लेकिन भैया संकट यही है कि आदत आपकी ऑफलाइन वाली है और प्लेटफॉर्म ऑनलाइन है। तो हवाई जहाज की खिड़की से अगर नारियल बाहर फेंकने की कोशिश करोगे तो वो संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत एहतियात रखिए। एक थैला मिलता है, उसी में सारा कूड़ा डालें, और जब वहां पे घूमती टहलती एयर होस्टेस आए तो उनको आप लिफाफा पकड़ा दें। हवाई जहाज की खिड़की से याद आया कि लोग कभी कभी बंद खिड़की में गुटखा बाहर थूकने का प्रयास करते हैं, है ना? बनारस में ऐसे कई मामले हुए में तो मैंने बहुत छींटे देखी है, हवाई जहाज का नहीं मालूम। नहीं, बसों में अगर शीशा बहुत साफ हो ना, बहुत जैसे सुबह सुबह पर ने बहुत चमका दिया हो, तो लोग धोखे में थूक देते हैं। ऐसा जाड़े में हो जाता है। जो है वो क्लब हाउस और स्पेसेस पे हो रही है कि लोग जो है साफ देखते ही थूकने का प्रयास करते हैं। ताऊ, जैसे ही यूपी पुलिस का सघन परीक्षण अभियान चलता है बनारस में कि जो हेलमेट पहन के नहीं घूम रहे होंगे उनका तुरंत चालान काट दिया जाएगा, तो लोग बहुत तेजी से 300-300, 500-500 रुपया में हेलमेट खरीदने लगते हैं। और मुंह में मसाला भरे हैं और गाड़ी से चलाते हुए बाइक से थूकने की आदत है। अब क्या हुआ है कि ऊपर ढेपा आ गया है तो कान में हेलमेट के बगल से मोबाइल भी खोसे हुए हैं। तो बात में इतना लीन है कि ध्यान ही नहीं है कि ये सामने एक ठोपा लगा हुआ है। उनको लग रहा है कि नहीं, ये सहज है। अच्छा, बनारस में इतनी धूल हमेशा रहती है कि आंखें मिचमिचाई रहती है, तो ग्लास शील्ड है कि नहीं है पता भी नहीं चलता है कई बार, और आप भच्च से दे देते हैं और भच्च से ये एक सच्ची घटना है कि एक व्यक्ति गिरा बाइक से और लोगों ने देखा कि एकदम लहूलुहान है, तो सबको लगा कि नहीं, ये तो सर्वर फट गया। जब हेलमेट हटाया गया तो वो एकदम हंस के बोल पड़े, और फिर उनसे पूछा गया कि कैसे गिर गए। कह अरे सारे का बताइए, मैं शीशा लगा रहा, थूकन तो सब अंधेर हुई सामने। क्लब हाउस ऐसी जगह है भैया, ध्यान से थूके। ठीक है, तो आज, और ये तो बढ़िया शुरुआत एक हो गई, पर और जिन विषयों पे हमें बात करनी है मैं एक उसका सार संक्षेप बता देता हूँ। एक तो 21 जून से नई वैक्सीनेशन पॉलिसी शुरू होनी है
हमने चूंकि वैक्सीनेशन पॉलिसी पर अपने पहले के पॉडकास्ट में काफी बात की है, आज एक संक्षिप्त बातचीत उस पर करेंगे, एक एक कमेंट उस पर, स्वास्थ्य और राजनीति दोनों पर, उसके संभावित असर पर। हरियाणा के फरीदाबाद शहर की पुलिस के ट्विटर हैंडल की बड़ी चर्चा हो रही है आजकल सोशल मीडिया पर, जो आम अपराध की घटनाओं को जैसे ट्विटर पे पुलिस के हैंडल्स लिखते हैं, उन्हीं को वो काफी क्रिएटिव तरीके से ये ट्विटर हैंडल लिख रहा है। और लोग कह रहे हैं कि क्या फरीदाबाद पुलिस ने किसी साहित्यकार को हायर कर लिया है। इस बहाने पुलिस प्रशासन के सेंस ऑफ ह्यूमर की बात करेंगे। थोड़ा सा जिक्र बाबा के ढाबा का करेंगे, बाबा की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं अपने हाँ, बाबा से पूछेंगे। इस ढाबे से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, ये या पिछली बार भी आपने दिया था, ये इनकी शाखा नहीं है। हाँ, हमारी कोई ब्रांच नहीं है, नक्कालों से सावधान। हाँ, और चर्चा फिर थप्पड़ की भी करनी है, थप्पड़ पर बात करनी है, क्योंकि सिर्फ उसी थप्पड़ पे नहीं जो फ्रांस के राष्ट्रपति को पड़ा, उस थप्पड़ पर भी जो हमारी माएं इस्तेमाल करती रही। और क्या थप्पड़ को हिंसा के दायरे से बाहर समझना चाहिए, या थप्पड़ में जितनी हिंसा है उतनी हिंसा की हमारे जीवन में कोई उपयोगिता हो सकती है। इस पर बात करेंगे। महिलाओं और थप्पड़ से जुड़े द्वंद्व को भी जानेंगे। और उसके बाद वेब सीरीज फैमिली मैन के दूसरे सीजन पर बात करनी है। इस सीरीज को लेकर के विवाद भी है, उस विवाद पर भी रिएक्शन लेंगे बाबा और ताऊ का, कि जितना चिल्लाते हैं उतना चौटान है कि नहीं। और दोनों से ये भी पूछेंगे, बाबा और ताऊ से, कि उनके जीवन में क्या कोई चेल्लम सर रहे हैं या नहीं। और आखिर में न्योता वाले श्रोता में एक चिट्ठी का जिक्र है, और उस चिट्ठी में जम्मू कश्मीर से हमारी लिसनर अपर्णा चंदेल ने हमें एक मीठी डांट पिलाई है, और सर झुकाकर उस डांट को हम स्वीकार करते हैं। उनको, उनके उस चिट्ठी पे बात करेंगे, उनको जवाब देंगे। और बिजार खबरें बीच बीच में आती रहेंगी, दिल्ली एनसीआर में हो रही बरसात की तरह। लेकिन शुरुआत फरीदाबाद पुलिस के ट्विटर हैंडल से। परम प्रिय जनता इन दिनों फरीदाबाद पुलिस के रचनात्मक ट्वीट्स से बहुत प्रभावित है। और ताऊ, आपको याद होगा हम ही लोगों ने 3 ताल के पिछले एपिसोड में ये जो पुलिस के ट्विटर हैंडल्स की भाषा है कि उक्त प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, वो कितना बोरिंग होता है, हमने उस पर बहुत बात भी की थी, उसका उपहास भी किया था। लेकिन फरीदाबाद पुलिस का ट्विटर हैंडल इन दिनों ठीक उल्टा काम कर रहा है। वो बहुत मजाकिया से लहजे में पुलिसिया कार्रवाइयों को साझा करता है। मैं, जिन्होंने नहीं देखा है, एक एग्जांपल बता देता हूँ, नहीं तो अभी जो लोग सुन रहे होंगे, सुनते सुनते ट्विटर पे जाइए और फरीदाबाद पुलिस का हैंडल देख लीजिए। एक एग्जांपल ये बताता हूँ कि जब आसिफ नाम का एक चोर पकड़ाया, तो जॉनी जॉनी की तर्ज पर फरीदाबाद पुलिस ने एक कविता ही बना डाली और लिखा कि आसिफ आसिफ हाँ बाबा हाँ, चोरी किया ना बाबा ना, तारीख भुगता ना बाबा ना, पीओ बन गया हाँ बाबा हाँ, जेल चलो फिर ना बाबा ना। और हैशटैग था बुरे काम का बुरा नतीजा। कभी कभी ये भी आता है कि अब आएगा मजा। इस तरह के हैशटैग्स लगाते हुए वो ट्वीट करते हैं। एक अभी 10 जून का ट्वीट है जिसमें अपराधी के साथ पुलिसकर्मी की तस्वीर लगाते हुए, जिन्होंने उसको पकड़ा होगा, लिखा है कि सूचना युग के हर्षवर्धन, समकालीन नाम रिंकू, माता फूलन देवी, पसंदीदा पेय गांजा सुल्फा चरस, छद्मवेश प्लम्बर, जीविका चोरी, बीवी छोड़कर बीवी छोड़कर चली गई, ब्रैकेट में जाना ही था, छापामार लड़ाई में अर्जित लैपटॉप राजकोष में, चित्र अभेद्य सुरक्षा घेरे में, सरकारी आतिथ्य का आनंद लूटते हुए। तो आप लोगों ने देखा ये, मतलब ये थोड़ा देख के मजा, मतलब ये एक थोड़ी ताजगी की हवा सी लगी कि पुलिस की ओर से एक क्रिएटिव प्रयोग किया जा रहा है कम से कम घटनाओं को रिपोर्ट करने का। हाँ, भला छत्तीसगढ़ कांग्रेस से प्रभावित लग रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने विट डाला और विजडम छोड़ दिया, है ना, होश के नाखून त्यागे और कुछ भी करने लगे। पर एक बात है इसमें, ये ध्यान रखना आप कि ये प्रक्रिया जो है ना, ट्विटर एक ऐसी जगह थी, अभी बहुत बिटर हो गई है। ट्विटर एक जगह थी, ट्विटर में ना एक शब्द अंदर में है, विट, है ना। ट्विटर बहुत विटी जगह होती थी, बहुत हाजिर जवाब, बहुत खूबसूरत चुटकुले, कुछ मतलब हल्के वाले, कुछ गंभीर वाले, कुछ बड़े ट्रिकी वाले,
तो इस तरह की जगह थी। और ये इन्होंने शुरू नहीं किया है, मुंबई पुलिस ने जो अभी भी चालू है उनका, मुंबई पुलिस ने जो है व्यंग्य का सहारा और हास्य का सहारा ट्विटर पे लेना शुरू किया था। अभी इन्होंने हाल में एक ट्वीट किया, किसी ने कहा था कि भाई गांजा मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि हाँ मिलेगा, 100 नंबर डायल करो, COD करनी पड़ेगी, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, ये पॉप ऑन डिलीवरी है ना। तो वो बहुत पुराना है उनका। फिर असम पुलिस ने ये प्रयोग किया और उनका भी बहुत पॉपुलर हुआ। ये लोग हास्य व्यंग को लाते रहे। फिर विभिन्न पुलिस डिपार्टमेंट्स ने शहरों के खास करके, जहां पे यंग लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, जो यंग क्राउड है जो ट्विटर फेसबुक सोशल मीडिया से बहुत अभ्यस्त है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनकी फॉलोअरशिप करवाने के लिए उन्होंने ये प्रयोग किया। फरीदाबाद पुलिस का जो प्रयोग है वह अनोखा है इन सब में, क्योंकि इन्होंने, इनके अंदर जो है वो बिल्कुल वेद प्रकाश शर्मा और सुरेंद्र मोहन पाठक की आत्मा जो है वो चली गई है। और आपने ये बात कहा कि क्या साहित्यकारों को पुलिस ने भर्ती कर लिया है, तो मैं बड़े सुख के साथ ये कहना चाहता हूं कि देश भर की पुलिस में हर ओहदे पर साहित्यकार, कवि, ऐसे हृदय के लोग हैं। हमारे यहाँ ध्यान रखना, MA लिटरेचर करने वाले भी पियोन बनने को तैयार होते हैं, क्योंकि नौकरी की बहुत बड़ी समस्या है। और सरकारी नौकरी के प्रेम में कई साहित्य के विद्यार्थी जिन्होंने की बहुत उत्तम अंक भी पाए होंगे अपनी परीक्षाओं में, वो भी पुलिस में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर ऐसे पदों पर भर्ती हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग से अधिकतर लोग जो है वो सिविल सर्विसेज में जाते थे, और उनमें से अधिकतर की इच्छा ये होती थी कि उनको पुलिस वाला काम मिले, तो पुलिस अधीक्षक बने। तो ऐसे, अच्छा, आप अगर जिलों के परिशिष्ट उठा के देखें अखबारों के, तो आप पाएंगे कि 12 साहित्यिक गोष्ठियों में या सम्मान या अलंकरण पुरस्कार समारोहों में एक आध DIG, एक आध SP, एक आध ADM, एक आध कलेक्टर, ये सब जो है वो उनको शॉल वॉल पहनाया जा रहा होता है, वो अपनी एक आध गजल सुना रहे होते हैं, कभी अच्छी कभी बुरी, और उसके ऊपर तमाम सारे लोग वाह वाह करते हैं। आखिर में ढोकले समोसे की दावतें होती हैं, जलेबी समोसा खाया जाता है और उनको सम्मानित किया जाता है। तो क्या करेंगे बेचारे, साहित्य हृदय है तो है। उत्तर प्रदेश पुलिस में मैं एक IG साहब से गजल सुन चुका हूं। गाते बहुत अच्छा है, अपनी गजल नहीं थी उनकी, पर गाते बहुत अच्छा है। एक से उनकी गजल सुन चुका हूं, वो सीनियर SP थे, उनकी गजल बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। तो काव्य हृदय कहीं भी बसता है, और वर्दी के अंदर भी दिल तो दिल ही होता है। हमारे घर पे हमारे पिताजी एक कार्यक्रम कराते थे हर महीने रायबरेली में, साहित्यकारों की गोष्ठी, और उसका टाइटल था एक दौर और। तो उसमें जो है स्थायी सदस्य थे हमारे यहाँ उन दिनों, एक ADM साहब थे और एक BDO साहब थे, और ये लोग हर गोष्ठी में आते ही आते थे। तो कहीं गांव फूक गया है या कहीं पे हैंडपंप नहीं पहुंचा है या खंबे गिर गए हैं बिजली के, इसके बावजूद वो पहुंचते थे और साहित्य को वो अपना समय देते थे। तो ये है, और ये बहुत बढ़िया प्रयोग है। मतलब मुझे लगता है कि इसमें बुराई कुछ नहीं है, क्योंकि हुआ क्या है, बाय द वे मैं आपको बता दूं कि जिस भाषा में पुलिस लिखती है या न्यायाधिकरण में जो भाषा चलती है, कचहरियों में जो जबान इस्तेमाल होती है, या बाकी सरकारी कामकाज में, इवन बैंक वगैरह में भी, उनकी समस्या ये है कि उसको हिंदी में उसके लिए एक शब्द है कार्यालयी हिंदी। BHU में उसको नाम दिया गया प्रयोजन मूलक हिंदी, और हरदेव बाहरी वगैरह इसके एक्सपर्ट रहे हैं, और बाकायदा UPSC में इससे जुड़े हुए सवाल रहते ही रहते थे, ड्राफ्टिंग वगैरह को लेकर के, लेटर्स की, चिट्ठियों की, शिकायतों की, अर्जियों की, निविदाओं की, रिपोर्टों की। तो इस तरह की चीजें लगातार होती रहती थी, और वही चरित्र रहा है पुलिस का। अब नई पीढ़ी को अगर आपको फॉलोइंग बढ़ानी है, उनसे इंटरेक्शन बढ़ाना है, उनके माइंड लेवल के साथ में अपने आप को खड़े हुए दिखाना है, तो आपको उस कार्यालयी हिंदी से निकल करके उनकी जैसी हिंदी में आना पड़ेगा। तो उनकी जैसी हिंदी में आकर के हो सकता है कि कुछ गड़बड़ भी हो जाए, आप बाजार वाली हिंदी तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो आप थोड़ा सा सुरेंद्र मोहन पाठक और प्रेमचंद टाइप का एक मिक्स बना लीजिए, तो वो काम चल जाएगा। प्रभाव उत्पादकता भी पैदा होगी, आपके रचनात्मक होने के संकेत भी मिलेंगे, क्योंकि माना जाता है कि वर्दी पहनने वाला आदमी वर्दी वाला गुंडा ही होगा।
है ना, वर्दी वाला विद्वान आज तक किसी ने नहीं कहा, तो वो पापी धर्मात्मा वाली स्थिति बनी रहती है। ये तो ये सेंस ऑफ ह्यूमर तो एक, चलिए, साहित्य जानने वाले या पढ़ने वाले व्यक्ति का होगा, जो नॉन पुलिसमैन होगा, वो पुलिस कर्मी होगा, ये जरूरी नहीं, वो सोशल मीडिया देखने वाला व्यक्ति। लेकिन बहुत सारे वर्दी पहनने वालों का सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत गजब होता है। मुझे याद है कि एक बार यही गाजियाबाद में मोहन नगर एक जगह है, और वहां तिराहे पर वो भोंपू से ऐलान, वो ट्रैफिक पुलिसकर्मी बोलता रहता है, डायरेक्शन देता है कि यहाँ पर खड़ी ना करें, आगे बढ़ाएं, और उसमें डांट भी होती है और थोड़ा उसका क्षेत्रीय लहजा भी आता है पुलिस वाले का। तो वो मुझे याद है कि वो कह रहा था कि भाई हम आखिरी बार सूचित कर रहे हैं, ये गाड़ी आगे बढ़ा लो, ये पीली निजामुद्दीन वाली, बेर बेर सूचित ना करेंगे। तो वो स्पष्ट है कि ये सूचित नहीं करेंगे, उसके बाद फिर लट्ठी आना है। ये सूचना का आखिरी मौका। हाँ, तो ये कनाट में भी यही स्थिति है कि वहां पे भी लगातार वो अनाउंसमेंट करते रहते हैं, 2-3 क्वालिस घूम रही होती हैं, और उसमें यही हो रहा होता है, ये 72-46 क्यों खड़ी है भाई, आगे वाला इसको आगे वाला ये से, हाँ यहाँ कोई पार्किंग ले आइए उसको। तो जेलक से कहनी पड़ेगी पीली वाली, ये ऑटो जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं, बैटरी रिक्शा, सब आगे बढ़ाइए। अच्छा, वो स्विच भी करते रहते हैं, मतलब वो बढ़ाइए से तू तड़ाक पे आते हैं, फिर उनको लगता है कि नहीं अब ज्यादा हो गया, तो फिर वापस बढ़ाइए पे रहते हैं। तो ये रहते तू तड़ाक पे ही है। बिल्कुल। अच्छा, और गाड़ियों को सम्मान भी दिया जाता है ना, कार को बढ़ाइए, ऑटो को बढ़ा रहे। हाँ बिल्कुल। तो ये तो है, ये है। दूसरा ये, लेकिन ये अच्छी बात है, मुझे लगता है कि अगर ऐसा वो कर रहे हैं तो इससे पुलिस और पुलिस के साथ में संवाद भी बढ़ेगा, पुलिस के प्रति थोड़ा सा जो पहले से दिमाग में बनी बनाई धारणाएं हैं उनमें भी थोड़ा सा बदलाव आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपराध की चर्चा करते हुए ऐसे ना हो जाए कि केवल भय फैला रहे हो। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इससे एक मित्रवत या अपने साथी और उसी एक समान स्तर पर आकर बात करने से भय थोड़ा कम होता है और लोग इंटरेक्ट करने के लिए एनकरेज होते हैं। और मुझे लगता है कि उनकी जो नियुक्ति हुई होगी ना, इसी स्तर पे हुई होगी। कहीं पे थाने में ड्यूटी करते हुए जो है वो सुना होगा साहब ने कि यार ये बोलता बहुत अच्छा है, लिखता बहुत अच्छा है? तो उसको उन्होंने कहा होगा तू सोशल मीडिया वाला काम क्यों नहीं कर लेता। वो हिंदी पखवाड़े के संचालक रहे होंगे कार्यक्रमों के, वो है ना, हमारे बीच श्रद्धेय पुलिस अधीक्षक महोदय उपस्थित हैं और हम उनको लेकिन वो हैशटैग काफी हैशटैग मजेदार लगाते हैं वो। हाँ। जैसे कि वो कोई बदमाश पकड़ा गया तो उसने कहा कि मुझे तो ये पिस्तौल कहीं और से मिली थी, तो हैशटैग लगाते हैं चल झूठे। या कोई अपराधी पकड़ा गया तो लिखा अब इसकी आंख जेल में खुलेगी, हैशटैग आंखों में निदिया। तो रे भाई, जो भी फरीदाबाद पुलिस को फॉलो नहीं करता हो उनका ट्विटर हैंडल कर ले फॉलो। दुआ से ठा रखा है। हाँ ठीक है, तो यही है बात। अगली बात करनी है, यही बात पे ये भी सबको कह देता हूँ, आज तक रेडियो का भी ट्विटर हैंडल है, उसने भी फॉलो कर ले। हाँ, ये घनी बातें सुने, बीच में फॉलो भी करता रहे। हाँ। यो तुम्हारा टिकट है, बेबाक बुधवार का टिकट है ये। बहुत बढ़िया कर रहे ताऊ। तो उस दिन ज्ञानदत्त जी ने बोला था कि बिनोवेलेंट महंत है ये, और इनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ताऊ जैसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है आज उनकी धारणा भंग हो जाएगी। ये तो ये ताऊ शब्द ही हरियाणा से है। ताऊ शब्द ही यहीं का है। बिहार में तो ताऊ नहीं होता, बिहार पापा या चचा, बड़के चचा। हाँ, इस पर भी एक दिन बात करनी है। जो बड़ी मम्मी और ये बड़े पापा जो है ना, मतलब बहुत ही खतरनाक प्रयोग है, इनसे भी मिला जाएगा कभी। ठीक है, कभी बेबाक बुधवार में ही कर लेंगे। जो फरीदाबाद पुलिस से मेरा अनुरोध है कि मैं आपकी रचनात्मकता से खासा प्रभावित हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि बदरपुर से फरीदाबाद के मेन इंडस्ट्रियल जोन तक, वो जो काफी पुराना मॉल है, क्या तो कहते हैं उसको, यहाँ पे जो लॉकडाउन हो या 15 अगस्त 26 जनवरी हो या होली, दिवाली, ईद,
जो किसी भी वक्त 24/7 शराब उपलब्ध हो जाती है शटर के नीचे से, इसके बारे में भी आप ट्वीट करके कुछ कहें जरूर। एक बार क्या हुआ था, इससे याद आया बॉर्डर का। एक बार क्या हुआ था कि दिल्ली में सिगरेट पीने पे पब्लिक जगहों में प्रतिबंध लग गया, है ना। और हरियाणा में उस समय वो प्रोहिबिशन चल रहा था, शराबबंदी। तो एक आदमी बॉर्डर पे जो पिलर रखा हुआ था छोटा सा, वो मारकर उस पे बैठ के, एक हाथ में सिगरेट थी जो हरियाणा की तरफ था और एक हाथ में दारू थी जो दिल्ली की तरफ था। सुधीर गिलास तो मेरा दिल्ली में था। रखा है। हाँ, गिलास तो मेरे दिल्ली में रखा है, धुआं इधर को है। अच्छा, मैं तुरंत अभी ताऊ जब बता रहे तो मुझे लगा कि मैं गुजरात जाके भी ऐसा कर सकता हूँ। आइडियाज। गुजरात के लोग ना माउंट आबू आते हैं तो बहुत ज्यादा संख्या में आते, बहुत ज्यादा संख्या में। हाँ। माउंट आबू गुजरातियों से भरा होता है, तो सब लोग ये सोचते हैं कि ये सब बहुत धार्मिक मान्यता के लोग हैं, यहाँ पे तीर्थ करने आते हैं। हकीकत कुछ और है। हाँ। सारे मंदिरों में मत्था टेक के होटल में बैठ के बस प्रसाद, सारे प्रोहिबिशन, प्रसाद चलता है उनका। और ये दमन दीव में भी यही होता है, लोग जाते हैं। हाँ, दमन दीव में भी होता है। प्रसाद से मुझे बाबा की याद आई, दूसरे बाबा के ढाबा वाले बाबा, उनका नाम कांता प्रसाद है। वो, उनकी कहानी तो सब जानते हैं। रातों रात वो एक यूट्यूबर के बनाए वीडियो के बाद मशहूर हो गए थे, लाखों का उनको डोनेशन मिला, अपना ढाबा छोड़कर उन्होंने रेस्टोरेंट खोला। लेकिन अभी उनके बारे में खबर आई है कि घाटे की वजह से अब रेस्टोरेंट उनका बंद हो गया, वापस वो ढाबे पे आ गए। और अब वो कह रहे हैं कि पहले उन्होंने बड़े आरोप लगाए थे उस यूट्यूबर गौरव वासन पर। अब उनका कहना है कि अब उन्हें कोई शिकायत नहीं है, वो आए, उनका पूरा सम्मान है। 5 मिनट में इस पर बात करनी है, सिर्फ आप दोनों से 2.5 मिनट की। ये कि बाबा, आप भी एक बाबा ही हैं। पर मैं घटना को शुरू से लेके अंत तक आपसे उसका एक टेक अवे संक्षेप में समझना चाहता हूँ। ये किसी प्रहसन का पटाक्षेप जैसा क्यों लगता है? ये पुनर्मुष्को भव की कहानी का जो टेक अवे क्या है, ये बता दीजिए। नहीं, ये होना ही था और ये पहले दिन से ही दिख रहा था, क्योंकि अचानक से ये हुआ था कि बहुत सारी मदद आई और तमाम सारे जिम्मेदार लोगों को लगा कि नहीं, हमारे समाज में एक बुजुर्ग दंपति इस तरह से रह रहे हैं, इनकी स्थिति को सुधारी जाए। लेकिन 99 का फेर बहुत बुरा होता है, और वो भी अगर बिना मेहनत के आ जाए तो फिर वो और खतरनाक हो जाता है। इसमें केवल बाबा का मामला नहीं है, किसी को भी आप अतिशय धन दे दें तो वो विकृत होने की उसमें बहुत अपार गुंजाइश रहती है। और बाबा के साथ वही हुआ कि वो बहुत महत्वाकांक्षी हो गए। 2 महीने के लिए उन्होंने एक रेस्टोरेंट भी खोला, जिसका कि किराया वो लाख रुपए के करीब दे रहे थे, और जो सेल थी वो बहुत गिर गई। कभी 30,000 का गल्ला है महीने में, तो कभी 25,000 का गल्ला है। तो काफी उनको नुकसान हुआ, और उनको लगा कि जो मदद एक बार में आ गई है वो अब चलेगी नहीं, तो पैसा आगे के लिए संजो के रखो, और जहां पे जैसे पॉपुलर थे वैसे बने रहो, और ऐसा ग्रेटिट्यूड रखो। हाँ, और ग्रेटिट्यूड रखो, जिसकी भी वजह से जो भी हुआ है। तो उनको अपनी तमाम सारी चीजों का पश्चाताप हुआ। अब कुछ नए लोगों के वो दुश्मन हो गए हैं, जिन्होंने उनको रेस्टोरेंट वगैरह के लिए कन्विंस किया था या बाकी तरह के निवेश के लिए, और वो उस व्यक्ति को अब आभार व्यक्त करते नजर आ रहे हैं जिसके ऊपर उन्होंने सबसे ज्यादा संदेह व्यक्त किया था। मुझे लगता है कि ये उचित इसलिए हुआ है क्योंकि बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े ऐसी आउटलेट्स जो बहुत पॉपुलर हैं, चाहे वाजपेयी की कचौड़ी हो, चाहे चौक वाली ठंडाई हो, चाहे कोई कुलचे वाला हो, चाहे टुंडे का कबाबी हो, तो ये पॉपुलर इसलिए भी हैं क्योंकि उन्होंने अपनी एक जगह, वो ग्राम देवता जो है ना, वो वहां पे स्वयं सिद्ध हो गया है, इसलिए वो चल पड़े। तो अपनी देहरी त्यागनी नहीं चाहिए। और बाबा यहाँ पे आ गए हैं, अब लोग कहेंगे कि हाँ, ये वही बाबा का ढाबा है जो बहुत पॉपुलर हुआ था, ये वो करके, और वहां पे खाते रहेंगे। अच्छा, दूसरा क्या है, बाबा के पास कोई स्किल नहीं है। बाबा का खाना अतिशयोक्ति रंजित एक बहुत ही सामान्य खाना है। पनीर बनाते हैं वो, जैसा कि उस पैसे के ब्रैकेट में ऑफर किया जा सकता है, तो उसमें बहुत गुंजाइश भी नहीं है। उनकी सामान्य सी दाल है, आंच पे सेके हुए, स्टोव पे सेके हुए उनके फुलके हैं, और
चावल है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई यूरेका फूड वाला मामला वो है। जो भी 150 रुपए में थाली वो खिलाते हैं वो उसके अनुरूप है। तो जब तक कोई यूरेका नहीं है, जब तक कुछ खास नहीं है, जब तक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप चीज नहीं कर रहे हैं, आपकी पनीर की सब्जी घरों में बन रही सामान्य पनीर की सब्जी से भी अगर कम है, रेस्टोरेंट जैसा आप भान उसमें नहीं है, तो वो चलेगा नहीं। इसलिए उसको जिस क्लास को, जिस आय वर्ग के लोगों को वो कैटर करते हुए अभी तक चला रहे थे, उसी के बीच उनको रहना चाहिए था। और वो पुनर्मॉस्को भव हर दृष्टि से अच्छा हुआ है, उनकी चेतना के लिए भी और उनकी भौतिक अवस्था के लिए भी। तो आप जहाँ पे आ गए हैं वो वहीं पे हैं। विश्वनाथ जी भी अगर अरब चले जाएंगे ना तो पॉपुलर नहीं रह जाएंगे। वो इसलिए बाबा है क्योंकि वो काशी में विराजते हैं। ताऊ, आपको इस तरह की घटनाएं भावुक करती हैं? मतलब जब आउट ऑफ द ब्लू एक रैंडमली किसी गरीब व्यक्ति की मदद की अपील की जाती है, जबकि उसके जैसे या उससे भी बदतर हालात में रह रहे कई लोग हमने आसपास देखे हैं, हमारे बगल में ही रहते हैं। एक कैंपेन रानू मंडल के समय भी चला था, आपको याद होगा, वो गायिका। इस तरह के कैंपेन्स क्या ताऊ आपको प्रभावित करते हैं उस समय? मतलब जैसे लोग द्रवित हो जाते हैं, क्या आप होते हैं प्रभावित उस तरीके से? देखो, मैं हूं तो मनुष्य, तो यस, अगर कुछ मेरी नजरों के सामने आता है तो मेरे अंदर कुछ न कुछ तो ख्याल होते होंगे। पर एक चीज में मैंने एक तरह से अपने आप को, मैं बचपन से ऐसा हूं, वो ये है कि मैं किसी वायरल चीज के पीछे नहीं भागता। वायरल मैंने इसलिए बोला, हमारे बिहार में वायरल ही बोलते हैं इसको, और वायरस से होता है वो। जैसे कोरोना हो गया ना, ये एक वायरल फीवर है। टीवी सोशल मीडिया में एक रोग है, उसका नाम है वायरल हो जाना किसी चीज का। लाखों बाबा से भी गरीब लोग दिल्ली में गुजारा कर रहे हैं, वो वायरल नहीं हुए हैं। ये संजोग है कि गौरव बासन नाम का एक व्यक्ति, जो बाय द वे हमारा सहयोगी रहा था कभी, वह गुजर रहा था, उसने देखा कि बाबा, मतलब वो सस्ते में बाबा खाना देते हैं और उनकी हालत है, चूंकि पैंडेमिक का सीजन था, लोग कम आ रहे थे, तो बाबा रो पड़े और वो बहुत भावुक हो गया और वायरल हो गए। ऐसा ही एक प्रगति मैदान के पास चाय बनाने वाले सरदार जी की कहानी वायरल हो गई। आप कितनी चाय पी सकते हैं उनके यहाँ जाकर, है ना? अपने बाबा वायरल हुए, बाबा की को मदद मिलनी शुरू हुई। पेटीएम और तरह तरह के आजकल साधन भी हैं जिससे कि आप किसी को डायरेक्ट मदद कर सकते हैं। गौरव वासन ने अपील की, बाबा को पैसे दिए, तो बाबा ने गौरव वासन पे आरोप लगा दिया कि तू मेरे बहाने पैसे बना रहा है। बाबा आजकल दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं। हकीकत यह है कि हर बाबा, हर बूढ़ा व्यक्ति आवश्यक नहीं है कि स्किल्ड हो, जो बाबा ने अभी हम अपने बाबा ने जो कहा। दूसरा यह कि हर आदमी स्वभाव से भी अच्छा हो, दिल से भी अच्छा हो, हर आदमी नेक हो, यह आवश्यक नहीं है। ये बाबा नेक नहीं रहा है शुरू से ही, इसने अपने बेनिफैक्टर्स को ही लताड़ लगाई है ना? इनके 2 बेटे हैं बाय द वे, गौरव बासन जैसे। वो क्या कर रहे हैं उनके लिए, मैं जानना चाहूंगा ना। जब लोगों के दान पर आधारित एक रेस्टोरेंट खुल भी गया तो उनके बेटों ने उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या किया? कुछ नहीं। इसी बाबा की पनीर पर, इसी पनियल पनीर पर, जो जिस अपने बाबा ने जो नाम दिया है, हाँ, और साधारण सी दाल पर अगर उनके बेटे चाहते हैं कि फिर उनका एक रेस्टोरेंट का साम्राज्य खड़ा हो जाए, तो बेवकूफी है। मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, एक चुटकुला है ना, थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दूं उसको। काकेदा ढाबा है ना, वो जिंदगी भर ढाबा रहा। आप देखेंगे एक सुखदेव का ढाबा है ना, वो अपने आप को उसने होटल भी बना लिया पीछे, पर जाना किस लिए जाता है? राजेंद्र ढाबा के लिए जाना जाता है। आप अपना साम्राज्य विस्तार भी कर लो ना, तो आप जिसके लिए जाने जाते हो, आप वही हो। आप गलती करते हैं ये शेप बदल लेना कि अब से मैं ढाबा नहीं, अब से मैं होटल हूं। तो काकेता ढाबा जो है कनॉट प्लेस में, वो हो गया काकेता होटल, ठीक है। और उसने कुर्सियां उर्सियां प्रॉपर लगा ली, और छत पे अभी हाल में उनके आई थी फोटो की कैसे पैरों से आटा जमा रहे थे वो। हाँ, तो क्या हुआ कि एक आदमी जो ग्रामीण टाइप का था, वह आकर वहीं पे वॉश बेसिन लगा था, छोटी सी तो जगह है, तो वहां पे क्या करते हैं भारत के लोग, वॉश बेसिन मिलते ही वो करने लगे खखारना, जिसको बोलते हैं, है ना, तरह तरह की आवाजें निकाल के अपना मुंह साफ करने लगे। तो तुरंत आकर एक स्टाफ ने बोला कि क्या समझ रखा है इसको तुमने, ऐसे यहाँ पे आकर के करते हैं किसी होटल में? तो उसने कहा कि तुम्हें पता नहीं है ये एक होटल है, किसी होटल में जाके करके देखो
तुम्हें पता चलेगा कि कैसे होता है। तो उसने कहा हाँ, मैं एक होटल में जाके यही कर रहा था। तो उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा? उसने कहा हाँ, उन्होंने कहा कि काकेदा होटल समझ रखा है। तो आप ये ध्यान दो कि आप क्या हो, आप सडनली ना कुछ और बन जाओगे, रहोगे आप काकेदा। काकेदा के खिलाफ नहीं हूं मैं, उनकी बुराई नहीं कर रहा, पर हकीकत यह है कि काकेदा होटल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना इमेज है। जो इमेज है, ये बाबा का ढाबा था, ये उसी खोली पे रहता जहां पे वापस आ चुके हैं वो, उनकी नियति यही है। उसी खोली में अपने जो भी उनको दान में मिला था उस पैसे का सदुपयोग करते हुए उसी बिजनेस को बढ़ाते, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू अ टोटली न्यू बिजनेस। जो चीज आती नहीं हो वो करना नहीं चाहिए, और करना चाहिए तो फिर उनसे करना चाहिए जो करना जानते हैं। बिल्कुल। काकेदा ढाबा जो है उसने दिल्ली में अपनी कुछ फ्रेंचाइज तैयार करके खड़ी करके वो उन्होंने 4-5 जगह पे आउटलेट वो शुरू किया है, लेकिन उन्होंने अपनी मूल गद्दी नहीं छोड़ी है और वो वहां पे उसी तरह का वही खाना खिला रहे हैं। बाय द वे उनका खाना भी जो है वो मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास के पॉकेट में फिट हो जाने वाला खाना है। तो पंजारा रोड टाइप मामला नहीं है काकेदा ढाबा का। पंजारा रोड में अगर आप जा करके ये जो पिंडी और कौन कौन से वहां पे हैं रेस्टोरेंट, अगर उनके यहाँ आप खाएंगे तो वो 750 रुपए की तो अरहर की दाल खिलाते हैं। पिंडी बलुच्ची पिंडी बलूची नहीं, एक और पिंडी विंडी है कोई वहां पे। हाँ, एक पिंडी भी है। हाँ, तो सारे मतलब हम एक बार जयपुर जा रहे थे और हम वहां पे हमने कहा कि देर हो रही है, खाना नहीं खाया, कुछ खा लेते हैं। और देर से खाना वहां मिलता है। हाँ, और बहुत देर से खाना मिलता है, लाइन लगी रहती है। अरहर की दाल जिसके ऊपर लाल तरी तेल की डाली हुई और धनिया के थोड़े से पत्ते, एक अदद भुना हुआ लाल मिर्च, वो एक कटोरे में सजाया हुआ, उसके साथ में एक अदद हरी मिर्च, 3-4 कटे हुए प्याज के गोल वाले, और 3 तंदूरी रोटियां टैक्स सहित मैं 1300 रुपए दे करके उठा। तो मैंने कहा कि यार इतनी महंगी दाल रोटी मैंने और कहीं नहीं खाई थी जीवन में जैसी मैंने वहां पे खाई। तो लेकिन अब वो वहां पे उनका क्लास है, वहां पे ऐसे ही लोग जा रहे होते हैं, तमाम सारे सचिव, काका नगर वगैरह में रहने वाले तमाम सारे सरकारी मुलाजिम, केंद्र सरकार के बड़े बड़े आला अधिकारी और बिजनेस वाले लोग, ये सब लोग वहां पे पहुंचते हैं। तो आप वहां पे देखेंगे कि अक्सर शाम को रसरंजन के बाद में खाने के लिए आए हुए परिवार, वो गुलाटी होगा, गुलाटी होगा। हाँ, वो गुलाटी है। हाँ। और वो वहां पे खूब मतलब आपस में कई बार तो मैंने देखा है कि लड़ाइयां हो रही होती हैं, लेकिन पता चलता है कि एक फलाने मंत्रालय में कमिश्नर हैं और दूसरे जो है फलानी जगह पे सेक्रेटरी हैं और उनकी बीवियां लड़ रही हैं। पुलिस वालों को मैंने निरीह जीव की तरह हाथ जोड़ते हुए देखा है, सर सर रहने दीजिए, सर 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 चले जाइए, सर सर घर जाइए ना, सर सर घर जाइए, इस तरह से होता रहता है। तो वो भी एक जगह है। और ये काकेदा ढाबा भी, बाबा के ढाबा को अपनी नवैयत ध्यान रखनी चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। वो जहां पे हैं, जैसे हैं। श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी में एक कहावत कही है, बहुत ठेठ अवधि की, कई लोगों को अजीब सी लग सकती है, लेकिन कहावत इतनी सी है कि तरे नहीं चोथ 100 सुवर्ण का न्योता, है ना। तो जो आपका स्किल है वो स्किल डेवलपमेंट जहां पे आप कर सकते हैं वहीं कीजिए। सही है आप बाबा, भंडारा रोड एक गलती है। भंडारा रोड होनी चाहिए। आप जानते हो ना, ये उस सड़क का नाम पांडव रोड था, पांडवा रोड। तो वी जो है ना, वी थोड़ा सा क्लोज हो गया, आर जैसा दिखने लगा। एक क्लेरिकल एरर, ये देश कैसा है। एक क्लेरिकल एरर को हम आज तक ढो रहे हैं। क्यों? ये हुआ कि वो लोकप्रिय हो चुका है। अब क्या करें, अब क्या सही करना। वो पांडव रोड था इसलिए कि वहां पे इंद्रप्रस्थ, मतलब वो पुराना किला के पास बोला जाता है कि वहां पे उनकी राजधानी, पांडव किला जिसको कहा जाता है, जिसका पांडवों से कोई वास्ता नहीं है। हाँ, लेकिन पांडव तो किला उसी आधार पे रखा गया था कि पांडवों के नाम पे एक रोड होगा। ये तो पांडवा रोड नाम था। वो वी को किसी ने आर जैसा, उसने वी लिखा था पर हाथ से लिखा था, तो वो भंडारा हो गया। अभी तक लोग समझ नहीं पा रहे कि भंडारा का मतलब क्या होता है, कहां से आया है। हमारे देश में दिक्कत यह है कि क्लेरिकल एरर, क्या उच्चारण में गलती हुई, तुरंतों को दुरंतो बनाया है। आज आप बंगाली लोग मुझसे लड़ते हैं, नहीं, दुरंतो का एक मतलब होता है नॉटी, है ना। अरे तो नॉटी कोई ट्रेन का नाम रखता है। ठीक है, नाटी ट्रेन। अब क्या था कि
बंगाली बंगाल से आई हमारी रेल मंत्री थी, उन्होंने तुरंतो बोला, सबने सोचा कि तुरंतो क्या होता है, तुरंत तो इमीडिएटली कनेक्ट नहीं किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि बंगाली में कुछ दुरंतो होता होगा, दूरी का अंत, है ना। अब इतना लोकप्रिय हो गया 2 दिन के अंदर, चूंकि सब जगह छप गया, तो उन्होंने कहा ठीक है रहने दो। तो वो ही पंडारा रोड जो है एक गलती है। तो मैं जब भी पंडारा रोड के रेस्टोरेंट्स के बारे में सोचता हूँ, तो मैं ही सोचता हूँ कि जब ये रोड ही गलती है, एक क्लरिकल एरर है, तो वहां जाना तो बहुत बड़ी भूल होगी, बहुत बड़ी गलती है। सही। तो अब एक बिजार स्टोरी ले लेते हैं। पहली, अब इस 35वें एपिसोड की पहली बिजार उत्तेजक वो खबर है, अमेरिका से आई है, जहां मतलब वहां दरअसल गांजा बच रहा है, जबकि भारत में इसके लिए दंड मिलता है। पर वो गांजा मिल रहा है कोरोना की वैक्सीन लगवाने पर। मतलब आप वैक्सीन लगवाइए और इनाम में गांजे का जॉइंट पाइए। आपने भी वो खबर देखी होगी, जॉइंट फॉर जैब्स स्कीम उसको कहा जा रहा है, जॉइंट फॉर जैब्स। बताओ, ये जो बार्टर सिस्टम है वैक्सीन की हेजिटेंसी को मिटाने का, ये आइडिया आपको कैसा लगा? मतलब हमारे यहाँ तो हो नहीं सकता है, लेकिन आइडिया के तौर पे आपको कैसा लगा? देखिए, एक लाइन में बोल दूं ताऊ के बोलने से पहले कि आपने जब ये सुनाया कि जॉइंट फॉर जैब, तो मुझे सुभाष चंद्र बोस की याद आई, तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ताऊ बोलिए। नहीं, मैं बोलना ये चाहता था कि बहुत छोटा था ना, तो देशभक्ति जगाने के लिए मेरे दादाजी क्या करते थे, वो 15 अगस्त को और 26 जनवरी को ना पूरे गांव में जलेबी और बंटवाते थे, है ना। और वो चाहते थे कि सभी आकर के झंडा फहराएं एक जगह पे। मेरे दादाजी इस मामले में बहुत वो थे, स्कूल के लिए जमीन इत्यादि दान करना, ये सब करते थे। तो उन्होंने, उनकी जो प्रभात फेरी होती थी, बचपन में मैं सिर्फ जलेबी के लिए जाता था, देश वेश तो मुझे समझ नहीं आता था, है ना। तो झंडा वंडा फहरा, वो देखते थे, अच्छा झंडे को सलामी दो, वो भी कर लेते थे। पर हमारा उद्देश्य होता था कि जलेबी मिलेगी। तो सत्यनारायण की हमने कथा के बारे में चर्चा की थी एक एपिसोड में, कि सत्यनारायण की कथा सिर्फ इसलिए सुननी पड़ती थी कि वहां पे कुछ प्रसाद मिलेगा। तो ये वैक्सीन हेजिटेंसी में इजराइल ने भी किया कि आप आओ लगवाओ, यहाँ पे बोल रहे 2 दिन तक शराब नहीं पीना है, वो कहते थे लगवाओ और बियर लो ठंडी ठंडी दो। तो रेस्टोरेंट में बैठे होते थे वैक्सीन लगाने वाले। इस तरह से लोगों ने, हांगकांग में है कि हर हफ्ते एक लॉटरी निकलती है, घर मिलता है लोगों को। हांगकांग में सबसे कठिन चीज है घर, है ना। बहुत महंगा होता है, बहुत दुर्गम होता है खरीदना आदमी के लिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तो छोटा सा घर देंगे अगर लॉटरी में आपका नाम आ गया। कनाडा ने भी शायद 2 मिलियन या कितने डॉलर की लॉटरी रखी हुई है कि आप लोग करवाओ, फिर हम एक ड्रॉ करेंगे, जिसका नंबर आएगा उसको $2 मिलियन मिलेगा। वैक्सीन हेजिटेंसी के लिए इस तरह के सारे प्रयोगों में सबसे अनूठा प्रयोग अमेरिका का। वो देश है जहां नया नया गांजा मुक्त हुआ है। अभी भी कुछ राज्यों ने मुक्त नहीं किया है, पर ज्यादातर राज्यों ने उसे मुक्त कर दिया है कि आप गांजे को ले सकते हो, खरीद सकते हो और पी सकते हो। क्योंकि गांजा यह माना गया कि जब आपने सिगरेट की आजादी दे दी है लोगों को, तो गांजा की क्यों नहीं देते। और ये एक विडंबना जरूर है कि जैसे मैं गांजा नहीं पीता, पर एक विडंबना है कि शिव के देश में गांजा पर प्रतिबंध है। और ये कैरी कर सकते हैं थोड़ा सा, जितना कि आपके स्वतः सेवन के लिए हो, ऐसा भी कुछ रूल है। पर हकीकत यह है कि गांजा यहीं से गया है दुनिया में, और बॉब मार्ले तक गाना गा के अमर हो गए गांजे पे। बिल्कुल। बिहार और यूपी के लोग प्रूवन फैक्ट है गांजा कि कैरेबियन ले गए। हाँ, तो प्रूवन फैक्ट है कि उतनी ही मात्रा में गांजा और उतनी ही मात्रा में तंबाकू सिगरेट के माध्यम से या किसी और माध्यम से आप पिए तो तंबाकू ज्यादा हानिकारक है गांजे की तुलना में। ये प्रूवन फैक्ट है। उसका जो असर लंग्स पे है, उसका जो केमिकल कॉन्फ़िगरेशन है, उस लिहाज से तंबाकू की पत्ती, एम्स्टर्डम वगैरह की तो वर्जना ये हो गई है, वहाँ संकट ये हो गया है कि आप तंबाकू नहीं पी सकते, गांजा पी सकते हैं। कई एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे तंबाकू स्मोकिंग मना है, लेकिन वहां पे बैठ के आप गांजा पी सकते हैं। तो कि भाई तंबाकू पे प्रतिबंध है ना, गांजे पे थोड़ी, तो गांजा पीजिए, तंबाकू नहीं मिलाएंगे आप इसमें। और यह है कि अति पर यहाँ पे बोल देना चाहिए, अति हर चीज की बुरी होती है ना। चीनी पर प्रतिबंध नहीं है। चीनी मनुष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है, पूरे दुनिया के लिए, भारत के लिए तो और भी बड़ा, पर चीनी प्रतिबंधित नहीं है। हम यही होप कर सकते हैं कि लोग उसको सीमित मात्रा में लेंगे, ज्यादा मात्रा में नहीं लेंगे। जैसे एक कोक में जितनी चीनी होती है, उतनी चीनी अगर आपको दे दी जाए सीधे,
सीधे अगर दे दी जाए तो आप उल्टियां करके मर सकते हैं। 37 शैशे होते हैं, 37 पुड़िया चीनी होती है एक सामान्य बोतल में कोक की। तो यही है कि अब मैं चाहता हूं कि इस देश में भी बाय द वे वैक्सीन हेजिटेंसी को हटाने के लिए बहुत जगहों पे बूथ लगाए गए जो बहुत रंगीन है, और कुछ कुछ उपहार भी दिए जा रहे हैं। हमने बेंगलोर से एक रिपोर्ट देखी थी कि वहां पे उपहार रखे हुए थे कि आप वैक्सीन लगवाओ और कुछ गिफ्ट लेके जाओ। ऐसी हालत है इसलिए कि वैक्सीन के खिलाफ बहुत सारा प्रचार हुआ है। वैक्सीन गारंटीड तो नहीं होता ना कि उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, हो सकता है कोई साइड इफेक्ट हो जाए, उसका एक डर भी है। पर वैक्सीन हेजिटेंसी गांव में, यूपी के गांव से रिपोर्ट आई, लोग नदी में कूद गए इसलिए कि वैक्सीन न लगाना पड़े। हाँ, तो इस तरह की भी चीजें हैं। तो हमारे यहाँ भी कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवानी पड़े। और सबसे अच्छा तरीका यह है मुलायम सिंह ने जो अपनाया, उनकी पार्टी ने उसको नाम दे दिया था भाजपा की वैक्सीन, और बहुत सारे लोग बयानबाजी कर रहे थे उलट सलट। मुलायम सिंह ने खुद लगवा लिया और तुरंत सारे लोग लाइन में आ गए, अखिलेश से शुरू करते हुए। तो इस तरह से नेताओं को भी, जो समाज के लीडर लोग हैं उनको, जो अभिनेता हैं जिनकी नकल लोग करते हैं, इन लोगों को आगे आकर यह बताना चाहिए कि ये वैक्सीन लें, इस बीमारी से लड़ने का कोई और दूसरा तरीका नहीं है। और अभी लोगों का बहुत जोर जो है सरसों के तेल और पेट्रोल पे है, डीजल पे है, क्योंकि तीनों ही चीजें महंगी हो गई हैं। तो सरकार अगर ये कहे कि हर वैक्सीन पे 3 लीटर या 3 किलो तेल हम देंगे तो लोग पेल के वैक्सीन लगवाना शुरू कर देंगे। कई लोग दोबारा भी आ जाएंगे लगवाने। गांव में सरसों का तेल दिलवा दो। हाँ, सरसों का तेल दिलवा दो। सही। 3 ताल में एक ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद फिर थप्पड़ झापड़ कंटाप को भी कहिए, उस पर बात करनी है, और फैमिली मैन के सीजन 2 पे भी करनी है। आज तक रेडियो, aajtak.in/radio, ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। वेलकम बैक आज तक रेडियो पर। यह है हमारा वीकली पॉडकास्ट 3 ताल, कमलेश ताऊ, पाणिनी बाबा और मेरे यानी कुलदीप सरदार के साथ। और थप्पड़ पर बात करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि पिछले दिनों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को थप्पड़ जड़ा गया। वो दक्षिणी फ्रांस के दौरे पर पहुंचे थे और ऐसे भीड़ में लोगों से वो मिलने पहुंचे तो एक शख्स ने पहले उनसे हाथ मिलाया और फिर उनको चांटा मार दिया, और उसके बाद उसने नारा भी लगाया, मतलब फ्रेंच में नारा लगाया, जिसका अनुवाद अगर हिंदी में करें तो सबसे करीब की चीज ये होगी, मैक्रो मुर्दाबाद, एबास ला मैक्रो, मैक्रोनी, यानी डाउन विद मैक्रोनिया, ये उन्होंने कहा। और उसके बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। पर हमारे यहाँ ज्यादा हैरान नहीं हुए इस बात से लोग, क्योंकि हमने नेताओं को पड़ते थप्पड़ काफी पहले से देख रखे हैं, और नेताओं की ओर से, हस्तियों की ओर से आम लोगों को जड़े गए थप्पड़ भी हमने देखे हुए हैं। पर उस सब से पहले हमने बचपन में पड़े थप्पड़ देखे हैं, माता से, पिता से, शिक्षक से। एक थप्पड़ किसी भी वयस्क को जेल पहुंचाने के लिए काफी है। अगर आप ऐसे ही रैंडमली किसी भी व्यक्ति को सड़क चलते थप्पड़ मार दें, इसके बावजूद थप्पड़ हम सबके जीवन का एक अहम हिस्सा रहा, अनिवार्य अनुभव है, कार्य है। और शायद वो हमारी पहली हिंसक प्रतिक्रिया भी है। सबसे पहले व्यक्ति लात नहीं मारता है, किसी पर गुस्सा आता है तो पहले हाथ ही उठता है। बाद के दिनों में ये बहस भी हुई है कि, और हो रही है अभी भी, कि क्या बच्चों को थप्पड़ लगाना चाहिए या नहीं। और पहले ताऊ से पूछते हैं कि ताऊ, आपके जीवन में थप्पड़ों की कोई उपयोगिता रही है कि क्या आपको लगा कि थप्पड़ मारना या थप्पड़ खाना कभी कभी जरूरी हो जाता है? देखो, थपेड़े समंदर के सहता हुआ में, किसी सैंड कासल सा ढहता हुआ में, मैं थपेड़े को थप्पड़ में तब्दील करके पढ़ता हूँ। थप्पड़ से ही बड़ा हुआ हूँ मैं। मेरी तो बहुत ही दर्दनाक कहानी रही है कि मैं हॉस्टल में रहता था जहाँ मेरे शिक्षक थे और एक पांडे जी थे जो हमारे वार्डन भी थे। पांडे जी बहुत सख्त चरित्र के आदमी थे, छोड़ते नहीं थे, वसूली भाई थे वो।
तो उनका थप्पड़, मुझे याद है कई ऐसे थप्पड़ होते थे तो कि मतलब एक थप्पड़ में पूरा अस्तित्व झंझना जाता था। जितनी 1.25 करोड़ 2 करोड़ तंत्रिकाएं होती है शरीर में ना, सबको महसूस हो जाती थी एक बार, क्योंकि वो मारते बड़े सलीके से थे। और वो जैसे कुछ कुछ बॉलर होते हैं ना, जिनका हाथ घूमता तो ठीक ठाक है, पर लास्ट मोमेंट में आके भयंकर स्पीड पकड़ लेता है। तो उठाते बहुत हल्का थे, लेकिन जब जब वो गाल के बहुत करीब आता था तो मोमेंटम बहुत खतरनाक होता था और झटक से लगती थी, पागल हो जाता था मैं। उनकी सिर्फ एक कहानी सुना देता हूं मैं, कि वो छोड़ते नहीं थे। एक बार मैं उनको बोला कि मुझे घर जाना है, फ्राइडे है, तो मैं बस पकड़ लेता हूँ 10 बजे वाली, और मैं निकल गया, है ना। तो उसके बाद मैं सीधे सिनेमा हॉल गया, पिक्चर देखी, और 4 बजे वाली बस पकड़ के मैं घर चला गया। उनको किसी ने, मुझे सिनेमा हॉल से आते हुए किसी ने देख लिया और उनको कह दिया कि वो कितने बजे निकला था। तो उन्होंने कहा कि सुबह निकला था, घर गया है आज वो। तो उन्होंने कहा नहीं, वो गया है शाम की बस से, आपको झूठ बोला है उसने। 25 किलोमीटर दूर मेरा घर। उन्होंने अगली बस पकड़ी उसी वक्त, है ना, अगली बस पकड़ी, मेरे घर गए। मैं घर जाकर अपना सामान रखकर बाजार जा चुका था अपने दोस्तों के साथ, छोटा था मैं। तो मेरे पिताजी से उन्होंने पूछा, पिताजी उस टाइम में घर पे थे, पिताजी से उन्होंने पूछा कि कहाँ है वो। तो उनको देख करके पिताजी चकित हो गए कि भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो। ये शहर वाली बात नहीं है 25 किलोमीटर बाइक से चले गए, वो शहर और गांव की बात है। वो शहर से गांव आए थे, तो पिताजी ने कहा आप चाय पीजिए। बोले नहीं, मुझे उससे मिलना है। वो कहाँ है वो? तो उन्होंने कहा बस अभी निकला बाजार की तरफ। तो बाजार की तरफ पूरे चौक पर मैं अपने एडमायरर्स के बीच में खड़ा था। हाँ, वो बच्चे जो गांव में ही रहते थे और मुझे एडमायर करते, देखो ये शहर में पढ़ता है, हॉस्टल में रहता है, उनके बीच खड़ा था मैं। तब तक वो आते हुए दिखे। वो आए, उन्होंने मुझे एक रसीद किया, ठीक है, और बगल में बस स्टैंड था, और बस स्टैंड पे चले गए, क्योंकि उनको वापस भी जाना था। इधर से आखिरी बस थी उनकी, ये छूट जाती तो शायद वो हमारे घर में ठहरते उस रात। तो एक थप्पड़ मारने के लिए उन्होंने उसको पोस्टपोन नहीं किया कि आएगा मंडे को तो मारेंगे, नहीं, आज गलती की है, आज ही देनी है। उसमें उनका खर्चा भी हो गया होगा भाई, तो बस से आए, बस से गए। मेरे घर में उन्होंने चाय तक नहीं पी। तो इतने अखज टाइप के लोग थे। ऐसे थप्पड़ मम्मी के भी थप्पड़ पड़ते थे, पिताजी के थप्पड़ नहीं पड़े मुझे। वो शायद उनको लगता था बेचारा ये समंदर के थपेड़े सहता हुआ बड़ा हो रहा है, इसको मैं तो कम से कम छोड़ ही देता हूँ। पर हकीकत यह है कि बाकी लोगों ने बहुत थप्पड़ मारे। अगर वो थप्पड़ नहीं मारते, अरे उतने थप्पड़ के बाद मैं ऐसा निकृष्ट निकला हूं, अगर वो थप्पड़ नहीं मारते तो मैं कहाँ होता। तो ये सब शुक्रिया है उनके थप्पड़ों का। मैं थप्पड़ का बिल्कुल विरोधी नहीं हूँ। बाय द वे, उस थप्पड़ को लप्पड़ बोलते हैं। लाड के साथ मारा हुआ थप्पड़ लप्पड़ होता है। और लप्पड़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना चाहिए जब आप बड़े हो रहे होते हो। वो बेसिकली कुछ नहीं है, वो एक होता है ना, ट्रैक पे चल रहे हो तो आदमी अगर ट्रैक से उतरता है तो उसको धकेल के कोई ट्रैक पे ला देता है, उससे ज्यादा नहीं है। थप्पड़ हिंसा वाला हो तो मैं उसका समर्थन नहीं करता। लप्पड़ के लिए मैं अभी भी तैयार हूं, अगर कोई प्यार से मारे तो। बाबा आपका तजुर्बा। हाँ, तो पहले तो मैं थप्पड़ के कुछ पर्यायवाची बताना चाहता हूँ। तो 7 नामों से हम लोग इन्हें जानते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है आप बहुत थप्पड़ प्रेमी? थप्पड़, लप्पड़, झापड़, चांटा, तमाचा, कंटाप, हाथ। हाँ, 2 हाथ दिया तो हाँ। हाँ, अब एक का हाथ में बैठ जाइए, है ना। तो ये 7 तो इसके नाम है। तो पर्यायवाची, हमारा नाम पावनी है तो ये बीमारी जिम्मेदारी हमारी दोनों है। बिल्कुल। दूसरा क्या है कि आपने कहा कि हिंसा की पहली अभिव्यक्ति थप्पड़ होता है। ये इसलिए होता है, और आदमी पहले लात क्यों नहीं मारता है, पहले थप्पड़ क्यों मारता है? क्योंकि पैर हमेशा बिजी रहते हैं। आप थप्पड़ बैठे बैठे तो मारेंगे नहीं किसी को, खड़े होंगे पहले उद्वेग में। तो पैर बेचारे दोनों बिजी हैं, क्योंकि वो आपको उठाए हुए हैं, हाथ ही फ्री है। तो ये सहज ही होता है कि हाथ से वो अभिव्यक्ति हो जाती है। तीसरी चीज ये है कि मैं कोई एक कथा बता पाने की स्थिति में इसलिए नहीं हूं क्योंकि जन्मदिन हो, होली हो, दिवाली हो, बगैर लात घूसे थप्पड़ कंटाप हम बड़े हुए नहीं। हमारी माता जी ये कैसा समूह है? इंटर स्टेट खिलाड़ी रही, और घर में वो जूने से राख उठा करके, और अध्यापिका भी रही, और बर्तन मान के उनके हाथ
बहुत खुरदुरे छोटे गठीले हाथ हैं। तो वो सर में मालिश भी करती थी तो लगता था कि सर में थप्पड़ पड़ रहे हैं। और वो वाकई मतलब सर जब हिलाने लगते थे हम लोग कि नहीं अरे रहने दो बहुत दर्द हो रहा है, तो फिर उसमें 2-3 जो ताऊ ने बताया ना लप्पड़, वो आते थे। तो वो लप्पड़ जो है वो हम लोग को पढ़ते ही पढ़ते थे। और एक हाँ, ना वो जो आपने लात घूसा बोलिया, वो एक बूम मेरठी करके शायर हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि जब खिजा आई चमन में सब दगा देने लगे, तिनके उड़ उड़ कर नशे मन का पता देने लगे, और जब मेरी गुस्ताखियों की वो सजा देने लगे, वस्ल की शब लात घूसा भी मजा देने लगे। और इतना ही नहीं रहा, मतलब हम अपनी माँ को एकदम नौ दुर्गा की मूर्ति की तरह देखते आए हैं। तो अच्छा। नौ दुर्गा की मूर्ति की तरह का मतलब है कि जो भी चीज हाथ में है उसका भी वो इस्तेमाल कर लेती थी। जैसे कभी अगर पानी लगाया जा रहा है, वो पाइप उनके हाथ में है, अरे बहुत रस्सी जोर से लगता है वो। रस्सी कूदी है तो रस्सी तार वाली होती थी नहीं, वो रस्सी कूदने वाली, तो उससे अगर कोई टूटा हुआ बेत है घर में, स्टंप है, यहाँ तक कि चिमटे, फुकनी, मुदरी या थपकी जिसे आप कहते हैं, कपड़ा पीटने वाली, और यहाँ तक कि ऑमलेट का पलटा और करछुल, इनसे भी पिटे हैं। तो पिटे तो विधिवत है। हमको ये लगता है कि हमारी माता जी अगर अमेरिका में होती, हम अमेरिका में होते, तो वो आजीवन कारावास में होती, जितना हम पिटे हैं उनसे। लेकिन मतलब बहुत ही लतियाए गए हैं और बहुत प्रेम से। तो धीरे धीरे एक आर्ट डेवलप कर ली थी कि थप्पड़ पड़ने से पहले ही रोने लगते थे। और भाई हमारा इस मामले में बहुत ही कठोर था। वो कई लात घूसे खाने के बाद भी रोता नहीं था, आंख से आंसू गिरने लगते थे लेकिन रोता नहीं था। कोई ध्वन्यत अभिव्यक्ति उसकी तरफ से नहीं होती थी और वो बस फुफकारता रहता था। तो इस तरह की तो बहुत है। एक कहावत जो है हमारे पिताजी सुनाते थे, क्योंकि वो उन्होंने अगर कभी लप्पड़ मारा भी प्यार से, तो वो हमेशा तब मारा जब खाने की किसी बात पे मना किया। क्योंकि उनका एक ही रूल था, बहुत ही प्रेमी थे, कभी बच्चों पे हाथ उठाने के वो बहुत खिलाफ रहते थे। और अक्सर जो है हमारे ऊपर पड़ा हुआ लप्पड़ या थप्पड़ वो माँ और पिता की लड़ाई में कन्वर्ट हो जाता था, क्योंकि वो बचाव में आते थे और फिर माता जी का एक चिर परिचित आरोप होता था कि तुम्ही ने इन बच्चों को बर्बाद किया है। और वहां से फिर हम गौड़ हो जाते थे, पिताजी प्रधान हो जाते थे और सारा गरल उनको पीना पड़ता था। तो ये रोज की कहानी थी। मतलब ये इसमें बिना, अगर किसी दिन बिना मार खाए हम लोग सोने चले जाते थे तो लगता था कि आज कुछ गड़बड़ हुआ है, और फिर पता चलता था कि नहीं। अच्छा, थप्पड़ों की शुरुआत कैसे होती थी, और आज भी वही स्थिति है। हमारी माँ, उनको 6:30 बजे सवेरे स्कूल की बस पकड़नी होती थी, 7 बजे से उनका स्कूल होता था। अध्यापिका रही, अब रिटायर हो गई हैं। तो वो 4, 4:30 बजे एक बार नाम लेती थी। हमारा घर का नाम अंकित है, छोटा भाई संचित, अंकित संचित, बस एक के बाद दोबारा उन्होंने हम लोगों का नाम नहीं लिया या ये नहीं कहा कि उठ जाओ। उसके बाद फिर चद्दर मुंह से हटा के सीधे थप्पड़ पड़ता था। तो ये एक नई चीज पता चली इसी बहाने, मुझे नहीं पता था। और आप बिल्कुल अंकित लगते भी नहीं है। और मैं आश्चर्यचकित यह हूँ, ऐसे हूँ कि किसी के घर का नाम अंकित हो कैसे सकता है। अंकित तो लोग गर्व से बाहर का नाम रखते हैं। तो क्योंकि इनका बाहर का नाम इतना बड़ा है कि इनका घर का नाम भी अंकित है। ये एक दिन एक ट्विटर स्पेस में थे, मैं सुन रहा था, तो किसी ने इनको वो शायद जानता नहीं होगा, तो उसने कहा कि आप भी कुछ बोलिए पनिनियानंद जी। तो उसने वो जैसे स्वामी चिन्मयानंद होता है ना, जोड़ लिया। नहीं, ये हमारे साथ हुआ है कई गोष्ठियों में, कई कार्यक्रमों में मुझे पाणिन्यानंद बुलाया गया है। तो उसका लोगों ने विधिवत संधि करके और पाणिनि पे ही संधि का इस्तेमाल कर दिया है। तो पाणिन्यानंद हमको कई बार बुलाया गया है। इनको वैसे दफ्तर में पनीनी बोलते हैं। पनीनी, हाँ, जो इटालियन एक सैंडविच होता है ना। क्योंकि लोगों ने सुना नहीं है पाणिनि कौन थे, क्या थे, उनको लगता है जानते नहीं पनीनी। हाँ, तो ये हमारे साथ रहा है। और थप्पड़ जो है ना, वो इतने, अगर नींद में थप्पड़ पड़ जाए ना, तो वो किसी भूकंप से कम नहीं होता है। मतलब भूकंप भी आपको इतना भयंकर महसूस नहीं होता है जितना कि नींद में अगर आपको कोई थप्पड़ मार दे तो वो महसूस होता है। सपनों का महल कचा के
अचकचा के जगना जिसे कहते हैं, अचकचा के। वो मेटाफर है ना, सपनों का महल भरभरा के गिर गया। भरभरा के गिर गया। पिताजी हमारे एक कहावत कहते थे, जब खाना खाने पे मना कर दीजिए, जैसे मान लीजिए कि चने की सब्जी बन गई है, या बचपन में हमको परवल नहीं पसंद था, अब परम प्रिय है। और परवल इसलिए नहीं पसंद था क्योंकि परवल में बीज होते थे और वो दांत के नीचे आता था, तो मुझे लगता था कि ये मछली की आंख की तरह कच्चे से फूट गया है ना, तो वो बहुत हमको कष्टप्रद लगता था। तो परवल खाना जो मुझे भी इतना ही कष्टप्रद लगता था, पर इसके लिए इससे बेहतर बिंब नहीं खोज पाया अभी तक मैं जीवन में। वो सचमुच में मछली की आंख की तरह उसकी जो वो चूंकि उतना भी कड़ा नहीं होता, हाँ वो भपिया जाता है ना, हाँ। भपिया जाता है तो कच्च से आवाज करता था। और उसके अंदर में रस होता है। आज मुझे लगा 30 साल में जो मैं शब्द खोज रहा था वो मिल गया। तो परवल से मुझे बहुत ईर्ष्या थी। ऐसी ही नफरत मैं करेले से करता था। मुझे लगता था कि ये सब्जी एग्जिस्ट क्यों करती है, और आजकल समय ये आ गया है कि पिछले 2 साल से तो मैं रोज सवेरे एक कच्चा करेला पीस के पीता हूँ। तो ये होता है, कई चीजें जिनसे आप भागते हैं बाद में आपकी वो अनुसंगिनी बन जाती हैं। कुछ लोग केरला को करेला बोलते हैं क्योंकि दोनों का आकार एक जैसा है। तो पिताजी हमारे एक कहावत कहा करते थे ना कहने पे, और वो बहुत सुंदर है। तो आपको थप्पड़ की कहानी में मैं उसको क्यों ला रहा हूं ये समझ में आएगा कि नाना नाना मत करो, नाना है नादान, अब की जो नाना कहा दिया तमाचा तान। और ये कहते थे मारने से पहले। इसके बाद भी अगर नहीं खाते थे तो फिर एक लप्पड़ पड़ता था लाड भरा कि खा लो, तुम्हारे फायदे की चीज है। अच्छा एनआरआई से याद आया, इन्होंने बोला ना कि अमेरिका में होती अम्मी तो फिर मम्मी जो है जेल में होती। वो एनआरआई लोगों का देश प्रेम बहुत मशहूर है। वो भारत से अपने संबंध तोड़ना नहीं चाहते और साल में कोशिश ये करते हैं कि एक बार भारत जरूर आए। मैं समझ गया आप कहाँ जा रहे हैं। उसका कारण भी तथाकथित रूप से यही है। वो एयरपोर्ट से शुरू होते हैं। दिल्ली में लैंड किया और बच्चों के कान पे एक से एक किया, कर फोन 911 कर जरा। पूरे साल का बदला लिया जाता है अपेरेंटली, क्योंकि भारत में ये भी परंपरा है कि मेरे पिताजी ने मुझे कूटा था, तो इस परंपरा उसका बदला कहाँ ले? हाँ, उसको तोड़ूं कैसे? हाँ, तू भी कुटेगा, तेरा भी टाइम आएगा तुम कूटना। वो एक चुटकुला कहा जाता है कि एक माँ ने अपने बेटे को पीटा, उसको 2-3 थप्पड़ लगा दिए। तो उसने कहा कि क्या मम्मी, आपकी मम्मी भी आपको ऐसे मारती थी? तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं भी पीटी हूँ। कहे कि नानी को भी उनकी मम्मी पीटती रही होंगी? कहे हाँ। तो ऐसे वो 5-6 और पीढ़ी पीछे चला गया। तो मम्मी ने कहा उनकी कि भाई तू 7 पीढ़ी पीछे चला गया है, थप्पड़ खाएगा क्या? कहते थप्पड़ नहीं खाऊंगा, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये खानदानी गुंडागर्दी कब तक चलेगी। एक आखिरी 2-3 मिनट इस पे जरा दे लीजिए, फिर फैमिली मैन पे बात करनी है कि थप्पड़ मारने की सही तकनीक है। ताऊ तो चंबल से हैं इसलिए पहले उन्हीं से पूछूंगा। जैसे एक होता है कि आवाज नहीं होती या बहुत कम होती है लेकिन चोट बराबर होती है। दूसरी है कि जिसमें आवाज ज्यादा होती है, क्योंकि कई बार थप्पड़ का उद्देश्य भी अलग अलग होता है। कई बार सामने वाले को धराशायी नहीं करना होता, आपको बस जलील करना होता है, उतना ही काफी होता है। तो प्लेसमेंट किस तरीके से है, किस जगह को आपने टारगेट करके मारा है? बहुत बढ़िया। इसके ऊपर बहुत अध्ययन किया हमने। किस कोण से मारा जाए? जैसे कंटाप हमारे कानपुर में बोलते हैं कान के नीचे या इधर पड़ जाए तो वो ज्यादा जोर से लगता है, याद रहता है। थप्पड़ की जो पूरी योजिका है वो ये है, ताऊ भी बताएंगे। लेकिन थप्पड़ में 2 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। उंगलियां गर्दन पे, अवस्था कान के नीचे, और गदेली जो है हाथ की उंगलियों के नीचे की जो गदेली है, तालू जिससे आप अंजुली बनाते हैं, ये गाल पे। तो कान के नीचे, गर्दन पे चारों उंगली और गाल पे आपकी हथेली, ये आए तो वो एक उचित थप्पड़ है, क्योंकि वही सबसे सही परिमार्जित जगह है थप्पड़ मारने की। आप नाक पे मारेंगे तो उसकी नाक से खून निकल आएगा और आपके हाथ में चोट लग जाएगी। कान पे अगर सीधे थप्पड़ मार देंगे तो कान का पर्दा फट सकता है और आपके लिए ज्यादा मुश्किल हो सकता है। आप सजा देने चाह रहे थे माखन चोरी की और पता चलेगा कि आप हत्या कर बैठे। तीसरी चीज क्या है कि थप्पड़ को सर पे कभी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि उसमें भी आपको चोट लगती है, पहली चीज। और दूसरा क्या है कि सर में कई सारी तंत्रिकाएं
और मेमोरी सेल्स जो है वो उसमें डैमेज होती हैं। तो सर पे किसी का भी नहीं मारना चाहिए, चाहे बच्चा छोटा हो चाहे बड़ा हो। थप्पड़ भी नहीं मारना चाहिए और कोई और चीज से भी नहीं मारना चाहिए। तो थप्पड़ की एक नियत जगह है, और जो इसका नामकरण है ये इसकी गत्यात्मकता और ध्वन्यात्मकता से अर्जित हुआ है। तो थप्पड़ का नाम ऐसा नहीं है कि कोई ज्यामिति से निकाला गया है, भाषा विज्ञान से निकाला गया है। ये गत्यात्मकता, एक तो इसमें गति है और फिर लय है, ताल है। तो से लगा कांटा। हाँ हाँ हाँ, कि पाल से कांटा। बनारस में कहते हैं पाल पाल दुई पड़ी है घूम जाइए। पाल पाल जो है ना, पा पड़ाका नहीं वाला, हाँ पड़ाका नहीं, वो जो प आधा है और प पूरा है, वही जगह है जहां पर कि हाथ का और गाल का मिलन होता है। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि वो थप से बंद होता है, वो आधा पर रह जाता है, क्योंकि नया वाला जो पड़ है वह बड़ा होता है, बिल्कुल वहां से वो हटता है। अच्छा, जो जो सुनाई पड़ती है उसकी गूंज डॉक्टर डैंग को लगी थी, दिलीप कुमार ने मारी थी तो उसकी गूंज हाँ वो बनी रही, अनुपम बनी खेर रही। ने याद रखा उसको। पूरी फिल्म जो है वो एक थप्पड़ पर आधारित थी, कर्मा नाम था उसका। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तीसरी चीज क्या है कि ये थप्पड़ की शास्त्रीयता समझ लीजिए, कितना शास्त्रीय है ये, कि सुर भी जो होते हैं, तानपुरा बेसिस है किसी भी शास्त्रीय गायन का, और उसमें दो ही सुर होते हैं, सा और पा। सा पा पा सा, 4 तार होते हैं, बीच वाले दोनों पा पे हैं, और पहला और चौथा जो है वो सा है। एक मोटवार सा है, एक महीन सा है, और पा जो है दोनों बराबर है। तो साए से जाता है और पा से पड़ता है ये इसकी शास्त्रीय विवेचना है। थप्पड़ का अंतिम, संगीत। हाँ, अंतिम बात मैं कह दूं कि थप्पड़ वही अच्छा है जिसमें आपका हाथ, ये कलाई के ऊपर का हिस्सा, जितना फ्री होगा उतना ही अनुगुंजित थप्पड़ होगा, और चोट उतनी ही कम लगेगी। थोड़ा ढीला छोड़ दो। अगर हाँ ढीला छोड़ के फ्री स्टाइल अगर आप मारेंगे तो हमेशा आपको चोट कम लगेगी और आवाज प्रभाव ज्यादा पैदा होगा। अगर आप सख्त हाथ से मारेंगे तो व्यक्ति फट के फ्लावर हो जाएगा। तो फट के फ्लावर हो जाएगा, आप चुटा जाएंगे और अगला आदमी गिर भी सकता है। जबकि थप्पड़ मारने के पीछे का इंटेंशन गिराना नहीं है, थप्पड़ मारने के पीछे का इंटेंशन अधिकतर मामलों में जलील करना होता है, बेइज्जत करना होता है। बिल्कुल। और उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आपकी उंगलियां है ना, वो पहले ना पड़े। हाँ संधि विच्छेद उसका वही है, थप से पड़े वो थप्पड़। तो थप जो है वो आपके थाप जिसको बोलते हैं ना, और तो तबले में थाप आती यहीं से है, ढोलक हाँ, और तबले हाँ, में तो वो गदेली से पहले आती है थाप। वो पहले पड़े और उंगली जब लगे तो उठ रहा हो, ये आपको ध्यान में रखना, नहीं तो फिर हिंसा हो जाएगी। हाँ और जब गाल एक ऐसी जगह है, इसको मारा भी इसलिए जाता है, एक तो शीर्ष पे होता है आपका सिर जो है, आपका सब कुछ है, आपका सिर ही है। हकीकत तो यही है ना, बाकी सिर के नीचे तो अभिषेक बच्चन और मैं एक जैसे हैं है ना, लेकिन यही है जो मुझे साबित करता है कि मैं उतना महान नहीं हूं जितना कि वो है। वो उसका कार्य, इसलिए सिर पे कोई भी आघात वो आपके अस्तित्व पर आघात है, आपकी पहचान पर आघात है। पर आप सिर पर भी नहीं मारते, आप गाल पर मारते। गाल का बजना, और गाल वो कैसी जगह बाय द वे वो तुरंत हील कर जाती है। बाबा मसाला खाते हैं, बाबा बेहतर बताएंगे कि कितना भी उसको चीर देना शाम को सुपारी, सुबह वो हील हो चुका होता है अपने आप। बिल्कुल बिल्कुल। गाल बाहर और अंदर दोनों तरफ से आप किसी को थप्पड़ अगर थप से मारें तो उसको कुछ में कोई निशान थोड़ी देर के लिए होगा, अगर होगा तो। यही अगर उंगलियां पड़ जाएं पहले तो फिर निशान रह जाता है, चोट भी बहुत ज्यादा लगती है। इसलिए दुनिया के सभी अभिभावकों से बोलूंगा कि अगर ना शऊर नहीं है, सलीका नहीं है, तो इस हथियार का प्रयोग ना करें अपने बच्चों पर। क्योंकि ये बात बाय द वे ये भी हुआ है ना, शहर के लोगों को थप्पड़ एक तो मारने की प्रैक्टिस नहीं है, तो उनको समझ में भी नहीं आता बार बार। वो जब भी मारते हैं तो अनजाने की तरह मारते हैं, बेवकूफ की तरह मारते हैं। बच्चे को भी दुख होता है और आपको भी दुख होता है कि आपने बच्चे को मारा। तो थप्पड़ को छोड़ ही दें, आपसे ना हो पाएगा। ये ग्रामीण महिलाओं के लिए है, उनको प्रैक्टिस है, उन्होंने सीखा हुआ है बचपन से, उनको पता है कि कैसे मारना है, कितना अमाउंट का फोर्स उसमें डालना है। बिल्कुल। और सबसे बढ़िया अच्छी बात यह है कि मतलब ये जो छापने वाली बात ताऊ ने कही, ये भी बोलचाल में है। तो लोग अगर कोई थप्पड़ खा के गया, हाँ, तो लोग कहते हैं कि अरे छपवाए आए हैं।
हाँ वो उसमें याद आता है मुझे विनोद कुमार शुक्ल का मैजिकल रियलिज्म, हाथी आगे आगे चलता जाता था, उसके आकार की जगह पीछे छूटती जाती थी। ठीक है, तो थप्पड़ विमर्श को यही हमें, मतलब अभी मुझे पता है बहुत सारे किस्से आ सकते हैं, मैंने नोट्स बना लिए हैं अपने उपयोग के लिए, लेकिन इसको अभी यहीं समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि फैमिली मैन पर जाते जाते थोड़ी देर बात करनी है। फैमिली हाँ मैन का सीजन हाँ, 2 ये आया। फैमिली थप्पड़ जो है विशुद्ध फैमिली मैटर है, इससे इसलिए फैमिली मैन में जाना बहुत सुलभ सा है। स्मूथ ट्रांजैक्शन नहीं है। हाँ, तो ये मनोज बाजपेयी की ये सीरीज है जिसका ये सीजन 2 था, और ताऊ ने बताया कि उन्होंने सीजन 1 नहीं देखा है, सीजन 2 देख लिया है डायरेक्ट, और बाबा ने सीजन 2 के 2 एपिसोड देख लिए हैं। बाबा आपने 2 या हाँ 3? 2 देख लिए हैं, सीजन 1 में भी 5-6 देखे थे, उसके आगे जाने की इच्छा नहीं हुई। अच्छी बात यह है कि आप सीजन 2 को ना, अगर सीजन 1 आपने नहीं देखा तो भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ लिंक हाँ। नहीं है बिल्कुल जिस पर कि आधा उसको देखे बिना आप समझेंगे नहीं, क्योंकि ये कहानी ही पूरी अलग है। बस ये है कि कैरेक्टराइजेशन है थोड़े थोड़े, लेकिन इस सीजन 2 में आप एक चीज है, मतलब 3-4 पॉइंट्स हैं जिन पे मैं, मतलब कम से कम ताऊ ने तो पूरा सीजन 2 देख लिया और बाबा ने भी जहां तक देखा है वहां तक बताइएगा कि एक चेल्लम सर का किरदार बड़ा पॉपुलर हुआ। वो बेसिकली एक रिटायर्ड खुफिया अधिकारी है जो बहुत सतर्क रहता है और जिसके कॉन्टैक्ट्स बहुत तगड़े हैं। आप उसको फोन करें तो वो फोन काट देता है रॉन्ग नंबर बोल के, और फिर वो दूसरा फोन निकालता है डब्बे वाला और उससे वो फोन करता है और हमेशा कुछ ना कुछ क्लू देता है वो मनोज वाजपेयी को। और उसके बाद तीसरा निकालता है और उसको भी डिस्कार्ड कर देता है कर सिम को, देता है। हाँ, सब्जी तो के एक थैले में। ये देखिए देखा वही बाबा के साथ, ये कि कम देखेंगे लेकिन देखेंगे बारीकी। तो ये कि आप लोग की जिंदगी में कोई चेल्लम सर रहे हैं, मतलब लोग ये इस तरीके से बात कर रहे हैं कि एक चेल्लम सर सबके जीवन में होना चाहिए, जो जब अंधेरी जीवन में अंधेरी गलियां आए तो हम उनके पास जाएं और वो एक मदद करें छोटी सी और फिर चले जाएं कहीं। फिलहाल मेरे चिल्लम सर ताऊ हैं। हाल फिलहाल के वर्षों में एकदम पॉइंट ताऊ और कवर्स ही के बीच से निकाल दिया। फिलहाल नहीं जो नहीं, पर हमारे वो नहीं चेल्लम सर एक घटना मैंने जो इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे देखी, इस फिल्म ने भारत के उत्तरी भाग के लोगों की साउथ जो है दक्षिणी भाग के बारे में जो अनभिज्ञता है, इनकी बेवकूफी भरी अनभिज्ञता है, उस पर बहुत खरा खरा कमेंट किया है जो मुझे बहुत पसंद आया। किसी का यह कहना कि मैं साउथ इंडियन फूड बहुत अच्छा लगता है, तो उसको बोला इमीडिएटली 5 बोला कि स्टेट हैं। हाँ। 5 स्टेट है यहाँ, कौन सा है ना। तो इस तरह की, तो मैंने ये देखा कि कैसे लोग, एक आदमी ने लिखा कि आई रियली लाइक चिल्लम सर। तो इस एक सेंटेंस में उसने वो सारी कहानी समेट दी कि हम अब मजा तब आए जब लिखने में चिल्लम के बाद वो एक कॉमा भी लगा दे। तो मुझे लगा कि देखो पूरी कहानी का सार यही है कि हम इधर के लोग ना कभी नहीं समझेंगे। मैं थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था ऐसे लोगों को वैक्सीन अमेरिका में लगनी चाहिए। करेला जो बोलते हैं, केरला भी बोलना गलत है, केरल बोलना गलत है, क्योंकि खड़ी बोली में चूंकि अंत में कोई वावेल नहीं होता, तो हम केरल बोलते हैं, आंध्र बोलते हैं, आंध्र, है ना। और तो हमारी जो अनभिज्ञता है वो चिल्लम सर में ही, क्योंकि हम उनके नाम भी अच्छी तरह से नहीं जानते, हमारे अनुभव भी बिल्कुल अलग हैं। खैर, पर चिल्लम सर मेरे जीवन में हुआ करते थे। ऐसे व्यक्ति थे जो नहीं रहे, क्योंकि मुझे कोई मुसीबत आती थी तो मैं उनसे संपर्क जरूर करता था। पर अब जो जीवन है ना, अब चिल्लम सर जैसा नहीं है। अब आपके जीवन में बहुत चिल्लम है, क्योंकि हर विधा का एक चिल्लम होता है। आपको किस तरह की समस्या है, आप उस चिल्लम को फोन करते हैं, बिल्कुल, है ना। और बाय द वे मनोज वाजपेयी भी उस चिल्लम सर को फोन सिर्फ एक विधा के लिए करते हैं। हमको लगता है कि उनके चिल्लम सर है वो, पर वो एक विधा है, जिस एक चीज है उनमें जो साउथ इंडिया में उनका नेटवर्क है, जो आतंकवादी संगठनों को वो समझते हैं, जानते हैं, जिनसे उनके संपर्क रहे हैं, उन्हीं के बारे में जो जरूरत पड़ती है तो चिल्लम सर। आदमी को जीवन में चिल्लम सर मिले ना मिले, जेके मिलना चाहिए। हर आदमी के जीवन में एक जेके जरूर हो, ये मैं तो कहूंगा। चिल्लम सर तो अलग अलग हैं। आपके चिल्लम जो है आपसे छोटे भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, कोई कजन हो सकता है, कोई चाचा भी हो सकता है, कोई मित्र हो सकते हैं, कोई वरिष्ठ हो सकते हैं, कोई कनिष्ठ हो सकते हैं, पर आदमी के जीवन में जेके जरूर होना चाहिए। ये आवश्यक है, क्योंकि इंसान अकेला पूरी जिंदगी लड़ता नहीं।
जेके ही चिल्लम है। जेके ही चलम है। हमारे चिल्लम सर, एक मैंने ताऊ के लिए अभी कहा कि हाल फिलहाल के वर्षों में तो ताऊ ही चिल्लम सर हैं, क्योंकि मैं इनको व्यक्तिगत, सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक हर तरह के मसले में अपना सलाहकार अपनी तरफ से नियुक्त किए हुए हूँ। नहीं, वो तो एक शब्द है उर्दू में, अंजुमने तहसीने बाहिमी, है ना, म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब होता है। नहीं, एडमिरेशन ही नहीं, मतलब आपदा भी आ जाए तो हाँ, म्यूचुअल होता है वो। आपदा में भी जिसको याद किया जाए वही चिल्लम सर है। तो लेकिन उसके पहले 15 साल मैं रिपोर्टिंग में रहा हूँ दिल्ली में, और उसमें मेरे चिल्लम सर जो है, बहुत सारे लोगों से मैं ज्ञान अर्जित करता रहा हूँ, अलग अलग विचार और संकुलों के लोग। लेकिन राम बहादुर राय मेरे चिल्लम सर रहे हैं, क्योंकि 15 साल मैंने बीजेपी कवर की है, कांग्रेस भी कवर की है, और उनसे कई सारी चीज़ों के पीछे की कहानियाँ, उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मैं समझता रहता था। दुनिया को एक नया चिल्लम सर मिला हुआ है आजकल, जिसका नाम गूगल है। तो गूगल इज चिल्लम सर। जैसे किसी को अगर आज कोविड जैसे सिम्टम आ जाएं, तो वो डॉक्टर से पहले, मित्र से पहले, पत्नी या पुत्र से पहले, पिता या माँ से पहले गूगल से पूछता है कि क्या मुझे कोविड हो गया है, कौन सी दवा लें, कितने में टेस्ट होगा, ट्रेडमिल कितने की आएगी, वॉशिंग मशीन कौन सी अच्छी है। ये हर चीज का जवाब जो है, कैसे प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है, चुंबन के सही तरीके कैसे क्या हैं, अंडा कैसे उबालें, ऐसे तमाम सारे प्रश्न जो यक्ष प्रश्नों की तरह हमारे जीवन में खड़े होते हैं, उनको लोग उसी चिल्लम सर से पूछते हैं जिसका नाम गूगल है। वो रॉन्ग नंबर कह के फोन भी नहीं काटता कभी। हाँ, नहीं, वो खुद नहीं बताता है वो एकदम चिल्लम सर क्यों है। क्योंकि वो दूसरे लिंक पे आपको लेके जाता है कि अच्छा ये चाहिए, अच्छा ये रखता हूं, रॉन्ग नंबर। गूगल ने ऐसा कोई कंटेंट नहीं लिखा है, हिंदुस्तान टाइम्स में ये है, द हिंदू ने ये छापा है, आज तक ने इसके बारे में ये कहा है। तो वो फोन पे फोन, सिम पे सिम कंटेंट पे कंटेंट बदलता जाता है। वेरी चिल्लम ही इज। गूगल अपनी कोई कहानी नहीं बताता है, अपने फोन से कोई बात नहीं बताता है, अपने को केवल सर्च तक सीमित रखता है और बाकी चीजों पे मर्ज करता रहता है। अच्छा ताऊ, उसमें ये कॉर्पोरेट लाइफ पर भी एक सीन है, आपने देखा होगा। वो एक यंग मैनेजर होता है श्रीकांत तिवारी का, जब वो आईटी जॉब में चला जाता है और वो बार-बार आके कहता है कि ब्रैड की फाइल कब भेजी और ब्रैड से इस पे कब आए। जो कहता है कि नेवर बी अ मिनिमम गाय। अरे ना बताओ, मैं देखा नहीं। उसने बहुत लीडरशिप ट्रेनिंग ली हुई है। वो जो होता है ना मिनिमम गाय, ये सब जो आता है, ये सब लीडरशिप ट्रेनिंग। हाँ, लगता है कि वो कोई गूगल लीडरशिप प्रोग्राम वगैरह में गया था। वो पूरी तरह से। पर एक बात ध्यान रखना, मनोज वाजपेयी या श्रीकांत तिवारी अपने से कम उम्र के बॉस के सामने ऐसे दिखते हैं जैसे कि वो अच्छे परफॉर्मर नहीं हैं। वो उसके कारण यह है कि वह उस काम में बिजी नहीं है, तो परफॉर्म कैसे करेंगे, उसमें उनका ध्यान नहीं लगा है। मैं आगे के जो अपने सुनने वाले हैं उनसे यही कहूंगा कि देखिए, वहां पे श्रीकांत तिवारी मत बनिए। अगर आपके पास एनआईए में कोई जॉब नहीं हो पीछे, हाँ, तो श्रीकांत तिवारी बनने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, ये संभव है कि आपसे कम उम्र के कोई व्यक्ति उस काम में आपसे ज्यादा माहिर हों। जैसे आजकल के कोडर होते हैं 22 साल के लड़के, है ना, जो कि बहुत ज्यादा कोडिंग, बहुत अच्छी कोडिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेक्नोलॉजिकल ब्रेन है उनका, अपने से उम्र दराज लोगों से भी। तो अगर आपके पास कोई एनआईए जैसा सेफ सिक्योर जॉब नहीं हो, जहां पर कि आपको बुलाया जा रहा हो बिल्कुल एंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिगेशंस के लिए, तो अपने 22 साल के बॉस पे या 28 साल के बॉस पे तमाचेबाजी करके छोड़ के मत जाएं। क्योंकि अभी थोड़ी देर तक पहले तक हम चर्चा थप्पड़ पर ही कर रहे थे। आप जो थप्पड़ मारेंगे उसकी गूंज आपको काफी टाइम तक सुनाई देगी। अभी तो वैसे पेंडेमिक चल रहा है, पर वैसे तो शायद लंबा भी ये मैनेजमेंट की तरफ ताबूम जा रहे हैं। पर एक अगर संक्षेप में आप लोगों के टिप्स आ जाए दोनों ही तरफ से। कई बार ज्यादा उम्र वालों को
कम उम्र वालों को रिपोर्ट करना पड़ता है, बॉस उनका यंग होता है, और कई बार यंग बॉस जो है अपने से ज्यादा उम्र के सबऑर्डिनेट्स को ठीक से ट्रीट नहीं कर पाते या एक गैप रहता है। जैसे कि इसमें भी दिखता है कि शायद दोनों की कहीं ना कहीं गलती थी। अगर आप मैनेजमेंट की नजर से देखेंगे कि बॉस भी मोटिवेट तो करना चाह रहा था, वो 28 साल का लड़का, पर क्या वो जानता था अपने एम्प्लॉय को? वो उसको जानता नहीं था बिल्कुल भी। तो एक जो है कि नो योर सबऑर्डिनेट, उसके बारे में जाने। क्या टिप्स हो सकते हैं बेहतर, अगर 2 मिनट में वो बता दें? आओ। अच्छा ऐसा है कि अगर आप साथ काम करते हैं तो आपको आपके कलीग के बारे में बहुत कुछ जानना चाहिए। सिर्फ इतना नहीं कि वो यहाँ इतने बजे आता है और यहाँ से चला जाता है। अगर आपके पास कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो आप समझेंगे भी नहीं कि वह कुछ नहीं कर पा रहा है तो क्यों नहीं कर पा रहा है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है, उसका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, और सबसे बड़ी बात ये कि वह कैसे संघर्षों से जूझ रहा है खुद ही। ये बात जानना बहुत आवश्यक होती है, चाहे आप उम्र में बड़े हों या छोटे हों। साथ काम करने वालों को अब यह वह वाला सरकारी वाला टाइम नहीं है कि 9 बजे 10:30 बजे घुसेंगे, 11 बजे से काम शुरू करेंगे, 5 बजे चले जाएंगे सब्जी खरीदते हुए, एक पौवा लेते हुए घर। ऐसा जीवन अब नहीं है। अब जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा है, खास करके बड़े शहरों में। तो मैं उन सभी लोगों से जो कि ऐसी स्थिति में है, चाहे वो कनिष्ठ हों या वरिष्ठ हों, ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप अपने सहयोगियों के बारे में उनके व्यक्तिगत पहलुओं पर भी कुछ ना कुछ जानकारी रखें। पर्सनल और व्यक्तिगत में दो चीजें होती है ना। पर्सनल जो है वो निजी होता है, निजी बातें आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है किसी को। पर व्यक्तिगत, देखिए, व्यक्ति को जानना बहुत आवश्यक है। व्यक्ति शब्द आता है व्यक्त से, शरीर हाड़ मांस का पुतला है। व्यक्ति जो व्यक्त है, व्यक्त का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस्ड, है ना। उसके एक्सप्रेशंस को टटोलिए और उसको जानिए, तभी आप उस व्यक्ति को जान पाएंगे। उसके घंटे से, उनके काम से, उनके घंटे जो ऑफिस में होते हैं और उनके काम से घंटा फर्क नहीं पड़ता। आपको जानने के लिए आवश्यक है कि आप व्यक्ति को जाने। व्यक्ति को जाने के लिए उसे व्यक्त करने का मौका दें, तभी आप समझ पाएंगे कि व्यक्ति क्या है। अपने सहयोगी से बात जरूर करिए इस बारे में कि उनका जीवन कैसा चल रहा है। सिर्फ ये नहीं कि ब्रैड से बात की या नहीं की, है ना। बस इतना ही। बिल्कुल, मेरा भी वही मोटा मोटा वही है कि मैनेजमेंट ये एक पंचतंत्र की कहानी है कि 2-3 विप्र थे और उन्होंने वेद पढ़े और वो कहीं वापस जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि लिखा हुआ है, किताब में लिखा है कि एक अर्थी जा रही थी। तो उन्होंने पढ़ा कि महाजनों ये न गतः सपंथा, जिधर महान लोग जा रहे हों उधर जाना ही सही रास्ता है, सही पंथ है। और वो लोग राम का नाम लेते हुए, राम नाम सत्य है कहते हुए जा रहे थे। तुमको लगा कि भाई ये महान लोग हैं, तो वो उनको फॉलो करते करते तो अपने रास्ते से भटक के वो शमशान पहुंच गए। फिर वहां से उनको भूख लगी, वापस बस्ती में आए तो एक माई के घर पहुंचे। उन्होंने कहा कि बहुत भूख लगी, हम लोग मर जाएंगे, कुछ खिला दीजिए। तो उन्होंने जवे बनाए थे। जवे मतलब कि नमकीन सेवैयां, हाथ से बनाई हुई सेवैयां, नमकीन। तो उन्होंने उनको जवे खाने के लिए दिए। तो उन्होंने पढ़ा सूत्र की दीर्घ सूत्री विनश्यन्ति, तो जो देर तक सोते हैं वो उनका विनाश हुआ था। लेकिन उन्होंने कहा कि दीर्घ सूत्र जो है वो विनाश का कारक है, तो ये तो दीर्घ सूत्र है। तो उन्होंने खाना सामने होते हुए भी मना कर दिया। तो मैनेजमेंट की पढ़ाई भी या कॉर्पोरेट में जब आप आते हैं तो किताब को प्रैक्टिकली लगाना होता है और बहुत सारी चीजें आप काम करते हुए सीखते हैं। इसलिए इतनी हवा में मत रहिए कि आप बाल्टी के बुलबुले बने रहें और आपके अंदर पानी की एक बूंद भी ना हो, वो केवल हवा हो। आप अपने लोगों के साथ में हमेशा समझें, हमेशा संवाद रखें और हमेशा उनके स्तर पे आके चीजों को देखते हुए उनको भी ऊपर उठाने की कोशिश करें और खुद भी ऊपर उठें। वही एक प्रैक्टिकल मैनेजमेंट स्किल है। बाकी सारी चीजें तो किताब में पढ़ करके सबके लिए अच्छी अच्छी ही होती है। फिर वही हो जाएगा आपके साथ कि महाजनों ये न गतः सपंथा, तो वो स्थिति में जाने से बचें। और जहां तक ये इसका सवाल है अपने सीरीज का, फैमिली मैन 2 का, तो पिछली सीरीज की 5-6 एपिसोड मैंने देखे थे और एक समय के बाद में मुझे बोरिंग लगने लगा था, तो फिर मैं उससे निकल आया था। और मैं मनोज वाजपेयी का बहुत प्रशंसक हूं, लेकिन वो मुझे साधे नहीं रह सके। फैमिली 2 में भी अभी तक मैंने 2 एपिसोड देखे हैं। एक ही संकट है भारत में इस तरह के विषयों पे जब सीरीज या फिल्में बनती हैं, और उसी वजह से मेरा मन थोड़ा सा खिन्न रहता है कि वो जब राजनीति और इंटेलिजेंस और फॉरेन अफेयर्स और इन सारी चीज़ों को दिखाते हैं तो उसमें इतना कच्चापन और
कमजोर स्क्रिप्ट होती है कि वो रियलिस्टिक नहीं लगती है। तो अब अगर आपको चस्का लग चुका है फार्गो का, तो आपको फैमिली मैन कैसे मजा देगा? ना उसका क्राइम समझ में आता है, ना कॉन्स्पिरेसी समझ में आती है। तो ये जो कच्चापन है ना, कि मतलब आप मक्खन खा करके फिर उसके बाद मट्ठे की तरफ तो हे दृष्टि से ही देखेंगे, तो वो इन सब सीरीज और फिल्मों के साथ में होता रहता है। और इसलिए इस तरह की फिल्में, जो कि जैसे एक अभी सैफ अली खान वाली भी एक सीरीज कोई आई थी, क्या नाम था उसका? सेक्रेड गेम्स। नहीं, एक दूसरा राजनीति पे था, वो बेकार था। अच्छा, बहुत ही घटिया था वो तो जिसमें वो विस्की पीते रहे पूरे टाइम और डिम्पल कपाड़िया भी थी घटिया उनके साथ में मेरे ख्याल में, और वो प्रधानमंत्री बन जाती हैं। तो यही है, मिर्जापुर की भी जो सत्यानाशी कहानी है ना, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट में भी सबसे सत्यानाशी उसका राजनीतिक हिस्सा है। बहुत ही कच्चा, उथला, और ऐसा लगता है, मतलब वो रहस्य जैसा लगता नहीं है। हाँ, उसमें अध्ययन नहीं हुआ होता है, जो पॉपुलर परसेप्शन है ना, उसी को परोस देते हैं कि ऐसी होती है राजनीति। तो हमको कुछ वैल्यू एडिशन नहीं मिल रहा होता है। मतलब उससे ज्यादा रायता तो हमारा विधायक भी खेरे हुए है, सभासद भी खेरे हुए है, जितना रायता तुम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बारे में बता रहे हो। इतने हालुक हमारे यहाँ लोग हैं नहीं जितना हालुक तुम उनका दिखाई दे रहे हो। तो प्रधानमंत्री तो हल्का होगा नहीं फैमिली मैन देखने से, या सैफ अली खान की या मिर्जापुर की सीरीज से। हल्के आप हो जाते हैं जो सीरीज है या जो सिनेमा है। तो यहाँ पे बाबा ने फार्गो का जिक्र किया। फार्गो जो है ना, उसका सीजन 4 जो है वो अमेजोन प्राइम पे है, नेटफ्लिक्स पे नहीं है। पहले वाले 3 नेटफ्लिक्स पे थे, वहां पे लोग चौथा ढूंढ रहे हैं। चौथा आया है अमेजोन पे, और याद रखिए बहुत जबड़ है। हाँ, भयंकर है, ज्यादा जबड़ है। मैं तो गुलाटी खा गया हूँ उसको देखने में एक ही तो एपिसोड में। बहुत मजा आएगा अगर आप देखेंगे तो। सही। तो इसलिए फैमिली मैन आप ऐसा नहीं है कि नहीं देखेंगे तो कोई एक कालजयी रचना आपसे छूट जाएगी। हाँ, पंचायत अगर आपने नहीं देखी है तो कुछ आपसे बहुत जरूरी छूट जाएगा। जोजी नहीं देखा है तब भी छूट जाएगा। पाताल लोक नहीं देखा तब भी मैं कहूंगा कि दुख की बात है कि आपने नहीं देखा है। लेकिन फैमिली मैन एवं ही है भाई, सेक्रेट गेम जैसा हल्का हो जाता है आखिर में। सेक्रेट गेम में कुछ लतीफे तो थे। हाँ, ये पॉपुलर टाइप का इसमें लतीफा है। वैसे वो शारी भाशमी करके एक्टर है जिसने जेके का रोल किया, बड़ा मजा देता है मुझे। मजा देता, क्योंकि उसके जो हाल, उसके जो क्या बोलते हैं उसकी चाल है ना, हाँ, चाल ढाल जो है ना, वो बहुत अद्भुत है। बहुत कैरेक्टर अच्छा बुना है वो। हर बार बिल उसको देना है, हर बार उसका मोबाइल खतरे में होता है। हाँ, मोबाइल उसका तोड़ दिया है। ये है कि अगर आप इसको देखकर यह समझते हैं कि भारत के जो सीक्रेट सर्विस के लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं, तो बहुत ही बेवकूफ बनेंगे आप। ऐसे काम नहीं होता जैसे उन्होंने दिखाया है ना। ये बिल्कुल बचकाने तरीके से मनोरंजन के लिए ठीक है। ये मत पाल लेना कि सीक्रेट सर्विस के लोग ऐसा काम करते हैं। ऐसा कोई टास्क है, टास्क फोर्स जो ऐसे काम करती है, ये वैसे नहीं होता। ये रॉ आईबी ऐसे नहीं होती। और ऐसे और जो करते हैं वो प्लेन से चढ़ के कहीं भी जा रहे हैं दिन रात, ऐसा वैसा नहीं होता कुछ। बहुत कठिन जीवन है उनका यहाँ। जो करते हैं वो और भी ज्यादा छुपे हुए होते हैं, पता नहीं चलता है। जो करते हैं वो और भी सरकारी कॉम्प्लिकेशंस पे रहते हैं। कई किस्से, कई कहानियां हम लोगों ने सुनी हैं जो कि इस तरह की सर्विसेज में लोग रहे हैं। आर.के. पुरम में आईबी का दफ्तर है, वहां को लेकर के तमाम सारी कहानियां हम लोग सुनते रहे हैं दिल्ली में रहते हुए। और बाकी जो स्थिति है वो इसी तरह की है। तो आईबी या तो इससे बेहतर कर रही होती है या फिर इससे भी कच्चा कर रही होती है। आईबी ये नहीं कर रही होती है इंटेलिजेंस की टीमें जो है ये नहीं कर रही होती। तो और ये संकट केवल मनोज वाजपेयी का नहीं है कुलदीप, ये संकट हमारी सारी की सारी जो इंटेलिजेंस के ऊपर और कॉन्स्पिरेसीज के ऊपर बेस्ड फिल्में रही हैं उन सब के साथ में आपको दिक्कत मिलेगी, है ना। कैसे ट्रेन से बैठ के कदर का ये आ जाता है यहाँ पे। ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ भी अभी किसी एक फिल्म में थे मेरे ख्याल में, जिसमें वो लंदन में भी हैं, फिर झट से यहाँ हैं, झट से आ गया रे, फट से पी गया रे, फुरफुर हो गया रे, है ना। गोल्डन आई का एक कच्चा वर्जन टाइप का कि मिसाइल बस गिरने ही वाली है और उसको उन्होंने आखिर में टाल दिया है। तो इस तरह की बहुत ही अतिरंजित, और मतलब इससे अच्छा है कि आप सुरेंद्र मोहन और राजन इकबाल के उपन्यास पढ़ें, उसमें ज्यादा आपको मजा आएगा। उसमें कॉन्स्पिरेसी, वाकई कॉन्स्पिरेसी ऐसी लगेगी। मैं तो चाहता हूं कि सुरेंद्र मोहन पाठक के तमाम सारे उपन्यासों को फिल्मों में यथारूप कन्वर्ट कर देना चाहिए। ठीक है, पर आपने अब 2 एपिसोड देखे हैं तो देख लीजिएगा एक बार पूरा जैसा भी। अब कोशिश करब। आज तो नंबर फार्गो का है। बाय द वे, मैं एक सीरीज का यहाँ पे रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ आप सबको।
और आप दोनों से भी अनुरोध है और सारे श्रोताओं से अनुरोध है कि उसको समय मिले तो देख लें। स्वीट टूथ करके नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई है, उसका सीजन 1 10 एपिसोड है, उसको मैं निपटा चुका हूं। कैसे एक वायरस जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है, उसके बाद में अचानक से एक हाइब्रिड बच्चा लैब में बनता है और कई सारे युगलों को हाइब्रिड बच्चे पैदा होने शुरू होते हैं, जिसमें कि किसी को सींग है, किसी का सुअर वाला मुंह है, किसी का लोमड़ी वाला मुंह है, किसी का चूहे वाला मुंह है, कोई भालू है। इस तरह के बच्चे हैं, तो उनको मतलब वो नरसिम्हा अवतार जैसे हैं। कोरोना के समय बड़ी भयानक लग रही है। हाँ, तो और उसको लेकर के दुनिया देखना चाहूंगा, कितना मजा आएगा ना। क्या उन सब बच्चों को, कौन सा लड़का आपका वो जो कुत्ता है? अच्छा, जहां मिला था इसको, स्कूल गए गिलहरी वाली बिटिया। लेकिन वो बच्चे जो है वो बच के भाग रहे हैं, क्योंकि जो लास्ट मैन है, जो एक तरह से कंट्रोल कर रहा है चीजों को, वो उन बच्चों को मार करके और वैज्ञानिक लैब में इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि बचने का एक ही जो इंजेक्शन बन सकता है वो उनके बोन मैरो वगैरह से बन सकता है, ऐसा कुछ रहता है। विज्ञान प्रगति में मैं इस तरह की कहानियां पढ़ा करता था अपने बचपने में, और मैंने बाय द वे खुद भी साइंस फिक्शन लिखी हैं कहानियां, और उसके लिए पुरस्कार भी मिला है मुझे, तो सेलेक्ट हुई है और साइंस अकादमी ने मुझे फर्स्ट प्राइज दिया था। तो वो मेरे इंटरेस्ट का भी विषय है, इसलिए भी मैं इस तरह की चीजें देखता रहता हूँ, इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ। आप लोग चाहें तो देखें। स्नोपियर्सर, वैक्सीनेशन पे एक स्पेनिश सीरीज और थी, उसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, और एक मैं ये स्वीट टूथ के बारे में कह रहा हूँ। ठीक है, आखिर में एक चिट्ठी ले लेते हैं, और वो चिट्ठी इस बार हमें जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के शिववा गांव से आई है, और एक महिला ने हमें चिट्ठी लिखी है। उनका नाम अपर्णा चंदेल है, और वो लिखती हैं कि ताऊ, बाबा और सरदार को प्रणाम। मेरा नाम अर्पणा है। जम्मू, अर्पणा लिखा है उन्होंने, हो सकता है गूगल की वजह से ऐसा हुआ। नहीं, अर्पणा भी नाम होता है, अर्पणा भी होता है। हाँ, तो इसीलिए मैंने, हमारे एक मित्र हैं वो अर्पणा अग्रहरी, उनका नाम है, लखनऊ की हैं। अर्पणा है ना, उसमें अणा नहीं है, अर्पणा है। और बहुत मशहूर फिल्म कह रहा हूं मैं, चित्रकार हैं अर्पणा कौर। वो भी अपर्णा कौर नहीं है, अर्पणा कौर। वो इसलिए उनकी हौज खास में सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम के सामने गैलरी है, और वो गैलरी इसलिए भी बहुत पॉपुलर हुई थी कि वहीं पे हमला हुआ था हुसैन की पेंटिंग्स पे। तो अर्पणा कौर जानी मानी शख्सियत हैं दिल्ली में जी। तो अर्पणा जी ने लिखा है कि वो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के शिववा गांव में रहती हैं, और लंबे वक्त से तीन ताल सुन रही हूँ। प्रोग्राम का कंटेंट और बातचीत का अंदाज अच्छा लगता है, लेकिन तीन ताल में एक कमी जबरदस्त खलती है, वो ये कि महिलाओं का नजरिया ना सुनाई देना। कई बार ऐसा लगता है कि खड़ी बोली के जनक किसी प्रदेश में तीन पुरुष बैठकर चर्चा कर रहे हैं। ये गांव के उस मजमे की तरह है जहां पुरुष मजेदार गपशप करते हैं। आप तीनों जन बेहद प्रबुद्ध हैं और महिलाओं के मुद्दों के प्रति संवेदनशील प्रतीत होते हैं। तीन ताल से उम्मीद की जाती है कि इसे और आधुनिक और समावेशी होना चाहिए। काफी समय से इस मसले को लेकर लिखने का विचार कर रही थी, लेकिन लगा शायद आप लोग स्वयं ही इस पर फैसला लेंगे। मार्च के शुरुआती सप्ताह में बाबा ने कहा था कि महिला दिवस या महिलाओं के मुद्दों पर महिलाओं का पक्ष जरूर होना चाहिए। तब लगा कि शायद आप किसी महिला को भी कार्यक्रम में जोड़ेंगे। यहाँ ये भी जोड़ना चाहूंगी कि सिर्फ महिलाओं के मुद्दों पर नहीं, समाज में प्रैक्टिस होने वाले सभी मुद्दों पर महिलाएं राय रखती हैं। हमारे अपने तरह के अनुभव होते हैं। मसलन 5 जून वाले एपिसोड को ही ले लीजिए। बात साइकिल की चली तो भाई की साइकिल से लेकर पति की साइकिल, या फिर भाई की साइकिल से लेकर अपनी साइकिल तक महिलाओं के पास कहने को कितना कुछ है। भगौड़ों का जिक्र आया तो भागी हुई लड़कियों का जिक्र कैसे छूट सकता है। सरदार ने एक लाइन कही जरूर, तब उम्मीद बंधी कि अब बात होगी, लेकिन वो लाइन आगे नहीं बढ़ी। ऐसे में मुझे लगा कि अब लिखना चाहिए। बात वही कहना वाजिब लगता है जहां कोई सुने। आप तीनों न सिर्फ अच्छा बोलते हैं, मतलब स्पष्ट, बल्कि सुनने और समझने वाले इंसान भी हैं। आपको लगातार सुनते हुए ऐसा प्रतीत होता है। उसी नाते अपनी बात लिख रही हूँ। आपके अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की कामना करती हूँ। सादर, अर्पणा चंदेल जी। इसमें 2-3 टिप्पणियां मेरी हैं। पहली तो एकदम बिना किसी जस्टिफिकेशन के स्वीकारोक्ति की आपका जो असेसमेंट है जेंडर वाला, वो एकदम सही है। हम लोग प्रयास तो करते हैं, पैट्रियार्की को हम लोगों ने बहुत गरियाया है,
धर्म का जन्म भी पैट्रियार्की से हुआ है, ये भी बात हम लोगों ने कई बार दोहराई है। ईश्वर क्यों हमेशा पुरुष ही होते रहे हैं, इसके ऊपर भी चर्चा की है। लेकिन ये सारे जस्टिफिकेशंस ठीक उसी तरह से हैं जैसे पोलित ब्यूरो वाले वामपंथी पार्टियों के पुरुष चरित्र और अगले चरित्र के लिए देते रहते हैं। तो मैं बिल्कुल आपकी बात को स्वीकारता हूं, और हम लोगों का ये प्रयास है कि आगे चल के हम एक एक श्रोता को अपने कार्यक्रम में जोड़ेंगे, और उसमें फिर केवल महिलाएं ही नहीं, कभी कभी ऐसा भी होगा कि किसी बहुत टीन एज के बच्चे को, किसी और हाशिए पे पड़ी हुई जाति को, किसी एकदम अलग भौगोलिक स्थिति या भाषा या सूझ समझ और वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को, उनको भी हम लोग जगह देंगे। वयोवृद्ध लोग भी इसमें आएंगे, रिटायर्ड लोग भी होंगे, पुलिस के भी लोग होंगे, नेतागिरी टाइप के भी लोग हो सकते हैं। तो वो एक वैरायटी, एक कलर इसमें लाएंगे। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि 3 ताल एक कार्यक्रम है जिसमें हम 3 लोग टीम में, हम लोगों को लगा कि हम लोगों को बातें करनी चाहिए, लेकिन ये हमारी टीम का और हमारे कंटेंट का अंत नहीं है। बहुत सारे कार्यक्रम रेडियो पे भी, आज तक रेडियो पे, आज तक की वेबसाइट पे या इंडिया टुडे ग्रुप की वेबसाइट पे ऐसे हैं जिसको कि महिलाएं करती हैं, महिलाओं के बारे में करती हैं, और महिलाओं की बाकी बहुत सारे विषयों पे जो दृष्टि है उसके बारे में करती हैं। हमारी एक वेबसाइट है ललन टॉप, जहाँ पे कि एक पूरी एक टीम है, ऑड नारी करके उनकी वेबसाइट है, प्रतीक्षा पांडे वहां पे बहुत सारे कार्यक्रम करती हैं, और उनकी बहुत सारी शो करते हैं, वो मैं रिकमेंड करूंगा, और वो आप उसको जरूर देखें। तो आप ये ना समझें कि 3 ताल ही ए से जेड तक की व्याख्या है आज तक रेडियो की या इंडिया टुडे ग्रुप के डिजिटल स्पेस की। हम अलग से बहुत सारी चीजें करते हैं, और वो हर विषयों पे अपनी राय रखती हैं, और वो कमाल का कंटेंट है। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद ये बात एकदम सही है कि महिलाओं के विषयों पे भी बातचीत होनी चाहिए, महिलाओं के द्वारा होनी चाहिए, और महिलाएं बाकी विषयों पे भी बात करें। ये तीनों चीजें हैं। भविष्य में हम इसको 3 ताल को समावेशी बनाते समय इन तीनों बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। तब आप कुछ जोड़ना चाहें? मैं सबसे पहले स्वीकारोक्ति को दोबारा कहूंगा कि हम कितनी भी कोशिश कर लें पैट्रियार्की को गरियाते हुए, हम 3 पुरुष हैं और हमारी बातें 3 पुरुषों जैसी ही होंगी। तो इसमें संभव है नहीं कि हम जस्टिस न्याय कर सकें। बाबा ने बात छेड़ी पैट्रियार्की की कि ईश्वर हमेशा पुरुष क्यों होता है, तो अव्वल तो होता नहीं है, पर अगर है तो वो पुरुष ही है। कोई महिला इस हालत में दुनिया को नहीं रखेगी, महिलाएं सहेज कर रखती है, संभाल कर रखती हैं। अगर ईश्वर है तो पुरुष ही है जिसने ये बंटाधार किया हुआ है। महिला से इतना बंटाधार नहीं हो सकता, कोई भी महिला नहीं कर सकती ऐसा, इतना खराब काम नहीं होता उनसे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम, ये अवश्य है कि ये 3 ताल को हम वैसा कर नहीं सकते। तो एक सकारात्मक सुझाव मुझे इसमें दिखता है कि क्यों नहीं 3 ताल नहीं, 3 ताल जैसा भी नहीं, बट 3 महिलाएं बात करते हुए समसामयिक विषयों पर, आवश्यक नहीं है कि महिला संबंधित विषयों पर ही करें। जैसे हम लोग कोई भी सब्जेक्ट चुनकर मजे लेते हैं, वैसे अगर मैं इमेजिन कर रहा हूं अभी, पर उसको मूर्त रूप जो है सरदार दे सकते हैं कि 3 लोग बैठकर वो भी बतियाएं, वो भी गप्पे मारें, और वो भी हमारे जैसे ही खुलकर थोड़ी किसी विभिन्न सब्जेक्ट्स पर जो उनके इंटरेस्ट की हो उन पर चर्चा करें। हम भी तो चुनते हैं आखिर कि किस पे बात करनी है, वो भी चुने और वो भी बात करें। इसको हम गंभीरता से लेते हैं, और सरदार से मैं आग्रह करूंगा कि इस पर जो है वो कुछ, और महिलाओं के बहुत सारे विषय हैं जिनके ऊपर मैं अपनी राय रखता हूं, उन पे बोलना चाहता हूं। महिलाओं के कामकाज, उनकी जो रोज की दुश्वारियां हैं, उनकी जो रोज की तकलीफें हैं, उन पे भी केवल महिलाएं ही क्यों बात करें, पुरुषों को भी उन पे बातचीत करनी चाहिए। वो हम यहाँ करेंगे। हाँ, वो साज सज्जा, कपड़े, घर की देख रेख, और जैसा ताऊ ने कहा कि बनाने वाली वही हैं, धात्री वही हैं, तो उनकी जो बहुत सारी चीजें हैं उनके बारे में भी चर्चा हम लोग करेंगे। उनके उस तरह के विषयों को भी 3 ताल में शामिल करने की कोशिश करेंगे। और अच्छी बात ये लगी अर्पणा जी की चिट्ठी में कि बहुत बारीकी से उन्होंने 10-10 एपिसोड पुरानी बातों को भी याद रखा है और उसका बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी से बहुत अभिभूत हुआ। हाँ, तो ये है। और बाकी हमारा अर्पणा जी एक
हमारे भविष्य के प्लान का ये एक हिस्सा भी है। बहुत बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत जल्दी ही जब हम 3 ताल में यदा कदा, हर बार नहीं, कभी कभी कुछ गेस्ट्स को भी लाया करेंगे थोड़ी थोड़ी देर के लिए। वो सिर्फ लिसनर ही होंगे, जरूरी नहीं, लिसनर भी हो सकते हैं, कोई और तरह के गेस्ट भी हो सकते हैं। तो जब जब भी वो विंडो हम अपने लिए खोलेंगे तो हम ये भी कोशिश करेंगे कि उसमें समय समय पर महिलाओं को लाते रहें और इन्हीं विषयों पे महिलाओं का ओपिनियन भी लेते रहें। बाकी ताऊ ने जो सजेशन दिया है एक नए पॉडकास्ट का, और जो आपकी चिट्ठी के जरिए हम तक आया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उस पर हम लोग जरूर काम करेंगे। आपने चिट्ठी लिखी, बहुत अच्छा लगा। सुनते रहिए और आगे भी बेहिचक लिखते रहिए और बिल्कुल। डांट वाट खिलाते रहिए। और एक आखिरी चीज मैं अर्पणा आपसे कहना चाहता हूं कि 3 ताल में अगर ये गेस्ट बनने का, जो कि श्रोता या वक्ता दोनों हैसियत से हो सकता है, ऐसे जोड़ने का 3 ताल से अगर आपका मन हो तो आप भी अपनी इच्छा हमें बताएं, हम बिल्कुल आपको भी किसी कड़ी में जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा नहीं कि कोई महिला, वो आप भी हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। तो आज 3 ताल को यहीं अब समाप्त करने का वक्त आ गया है। लंबी चर्चा हो गई, थप्पड़, फैमिली मैन और कई अलग अलग विषयों पे हमने बात कर ली। ये 35वां एपिसोड था, लेकिन देखिए देखते देखते पता नहीं चला 35 एपिसोड 3 ताल के आज पूरे हो गए और 15 एपिसोड और बाकी हैं जब हम लोग हाफ सेंचुरी बना देंगे। पर मैं यहीं पे ये याद दिलाना चाहता हूँ, फिर से बताना चाहता हूँ कि अभी हम लोग ट्विटर और क्लब हाउस की बात कर रहे थे। एक नई चर्चा, लाइव चर्चा करनी शुरू की है हर बुधवार को आज तक रेडियो के ट्विटर स्पेसेस पर। बेबाक बुधवार उसका एक टाइटल है, पर हर बार अलग अलग विषय पे होती है। जैसे हमने देसी ह्यूमर बनाम विदेशी ह्यूमर पे बात की है, आयुर्वेद बनाम एलोपैथ पे बात की है, तो हर बार कुछ मजेदार टॉपिक ऐसा लेकर आम के पे आते बात हैं। की है, आम पे बात, गर्मी पे बात की है। और जैसा कि पिछली हमारी बातचीत में तय हुआ था, कभी हम लोग शिमला मिर्च पे भी बात करेंगे, परवल पे भी करेंगे और खरबूज पे भी करेंगे, और पुलिस वालों के ह्यूमर पे भी कर सकते हैं। मैं ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कितनी कितनी, और राजनीतिक विषयों पे भी कर सकते हैं, कितनी तरह के विषयों पे। बल्कि पहला ट्विटर स्पेस हमारा भारत की वैक्सीनेशन पॉलिसी और उसके अराउंड ही था। तो अलग अलग तरह के विषयों पे उसमें चर्चा होती है, वो लाइव चर्चा होती है, और उसमें जो सुनने वाले लोग हैं वो उसी वक्त चर्चा में शामिल भी हो सकते हैं। तो ये उसकी एक सबसे अच्छी बात है। तो हम यहाँ पे बिल्कुल संकट हाँ, यही है कि वो केवल लाइव होता है। हम ही तीनों नहीं बोलते, हाँ, सब बोलते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती, इसलिए आपको आना ही पड़ता है उसमें। 10-12 लोग होते हैं बोलने वाले, और लोग अपनी राय रखते हैं। और राजनीतिक विषयों से हम लोग थोड़ा सा बचते हैं, क्योंकि राजनीतिक विषय आपके दायरे को सीमित कर देते हैं। हम बहुत बड़े दायरे में विषयों की राजनीति पे बात कर रहे होते हैं। हाँ। तो राजनीति के विषय के बजाय विषयों की राजनीति पे हमारा ध्यान ज्यादा रहता है उसमें। बिल्कुल। तो हर बुधवार रात 9 बजे के करीब वो होता है, बुधवार सुबह तक हम उसका टॉपिक डाल लेते हैं। तो आप आज तक रेडियो के ट्विटर हैंडल को फॉलो कर लीजिए और बुधवार को देख लीजिएगा, वहां से आपको विषय पता चल जाएगा। आज तक रेडियो के 3 ताल के अलावा भी बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, जैसे कि दिन भर और आज का दिन, ये 2 न्यूज एनालिसिस हैं जो हर रोज आते हैं, सोमवार से शुक्रवार। और इसके अलावा शनिवार को मनी मैनेजर नाम से एक पॉडकास्ट आता है, जिसमें आपके काम धंधे से जुड़ी, जेब से जुड़ी, खर्च से जुड़ी, रुपए पैसे कौड़ी की बातें होती हैं, इन्वेस्टमेंट और बचत से जुड़े टिप्स उसमें होते हैं। बुधवार को सबका मालिक टेक नाम से एक टेक्नोलॉजी का शो आता है। हफ्ते में 4 दिन ज्ञान ध्यान नाम से एक एपिसोड हम लोग रिलीज करते हैं, ज्ञान ध्यान के, जिसमें हम लोग अलग अलग विषयों पर सामान्य ज्ञान की जानकारियां देते हैं कि आसमान का रंग नीला क्यों है और समंदर का पानी हरा कहीं पर क्यों हो जाता है, वगैरह वगैरह। साहित्य से लेकर के संगीत हम आप गजल साज में सुनते हैं, जो रविवार को आता है। तो एक बार आज तक रेडियो को भी जरा आप गूगल करें, हमारी वेबसाइट पर आएं, हमारे सारे शोज को चेकआउट करें। 3 ताल के अलावा भी हमारे पिटारे में, हमारी टोकरी में बहुत कुछ है। तो आज बिल्कुल 3 ताल में इतना ही। अगले शनिवार बाबा और ताऊ संग फिर लगेगी बैठकी। जय हो। और तब तक लगातार आप जब मन करे तब आ सकते हैं आज तक रेडियो पे, aajtak.in/radio, या तमाम पॉडकास्ट स्टेशंस के माध्यम से। और वहां पे तमाम सारे कार्यक्रम जब जैसी श्रद्धा हो, उकड़ू, उल्टे सीधे, नहाते, मालिश करते, तरकारी काटते, सब्जियां छौंकते, शाम को चाय पीते, यात्रा करते, आप आज तक रेडियो
सुनते रह सकते हैं। हाँ, फोन वोन आजकल वाटर प्रूफ हो गया है, अगर नहाते हुए नहीं सुना तो फायदा क्या है। नहीं, मैं तो मतलब फोन पे म्यूजिक बजा के बाथरूम में और तब नहा रहा होता हूँ। जय हो। चलिए, जय हो, जय हो। जय हो, जय हो। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।